हेलो फ्रेंड्स, सो लेट कंटिन्यू द अवर ज्वर चिकित्सा अध्याय का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, जहाँ पे मैंने डिटेल में आपको डेफिनेशन बताया, टाइप बताया, ओके, पूर्व रूप के लक्षण बताया, लक्षण यानी कि रूप बताया मैंने आपको, पैथोजेनिसिटी क्या है, संप्राप्ति क्या है, डिटेल में मैंने आपको बताया वहाँ पे। तो सेम वीडियो सेकेंड ईयर की जब हम स्टडी किए थे रोग निदान में, अगेन मैंने सेम वीडियो अपलोड किया था, बट थोड़े से एडिटिंग वगैरह करके आई अपलोडेड सेम। ओके, तो पार्ट 1 अगर आप देखोगे डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ श्लोक मिलेगा, और यू कैन से विद डिटेल मैंने वहाँ पे आपको यू कैन से एक्सप्लेन किया है। ज्वर चिकित्सा अध्याय पार्ट 2 में जो भी हमने पार्ट 1 में देखा है, एक अगेन यहाँ पे रिवाइज करेंगे, बट हमारा फोकस कहाँ पे रहने वाला है, उसकी चिकित्सा पे रहने वाला है। ओके, यानी कि ट्रीटमेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस ज्वर मेंशन इन आवर चरक संहिता, वहाँ पे हमारा फोकस रहने वाला है। अगेन आई विल रिपीट हियर कि बहुत सारे लोगों को क्वेरी रहता है कि पर्टिकुलर चरक संहिता के अगर पेपर्स आते हैं तो चरक संहिता के पेपर्स में चरक संहिता के या फिर आचार्य चरक के द्वारा ही जो श्लोक बताया गया वही लिखना है कि अलग भी लिखना है। इफ़ यू वांट टू राइट, और अगर आपने बाय हार्ट किया डेफिनेटली यू कैन राइट इट। ओके, क्योंकि नथिंग इज बेटर देन समथिंग। ओके, तो अगर जिसने श्लोक नहीं लिखा है और आपने अगर आचार्य सुश्रुत का लिखा है या फिर आचार्य वाग्भट का लिखा है या माधव निदान का लिखा है तो वो भी ठीक है, वहाँ पे आपको मार्क्स अलॉटेड होगा। ओके, डेफिनेटली यू विल अलॉटेड द मार्क्स। सो बहुत सारे लोगों को क्वेरी रिगार्डिंग दिस चरक संहिता रहता है कि श्लोक बहुत सारे दिए गए हैं और बहुत सारे रेफरेंस हैं, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अलग अलग रेफरेंस को हम इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं रख सकते। तो पर्टिकुलर जो चरक संहिता के श्लोक है, मोस्ट ऑफ श्लोक आप चरक संहिता की बाय हार्ट करिए, डेफिनेटली बाय हार्ट करिए। बट अगर आपको पहले से ही ऑलरेडी याद है, और जैसे कि संप्राप्ति की श्लोक जो है सिंपल श्लोक है, आचार्य शुश्र ने दिया है, शोध अवरोध संताप सर्वांग ग्रहणम तथा युगपत यत्र रोगे सो ज्वर व्यपदिश्यते, तो ये श्लोक सिंपल मैनर में दिया है। आचार्य चरक ने थोड़ा अलग मैनर में दिया। तो अगर आपको आचार्य सुश्रुत को याद है तो यू कैन राइट इट दिस श्लोक ऑल्सो, और आचार्य चरक के द्वारा अगर संप्राप्ति का श्लोक नहीं याद है तो डेफिनेटली यू कैन राइट। ओके, मीनिंग वगैरह आप थोड़ा लिख दीजिए, अदरवाइज यू कैन राइट द आचार्य सुश्रुत श्लोक। ओके, तो पार्ट 2 यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हमारा मेनली फोकस रहने वाला है उसकी चिकित्सा के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रिक वगैरह बताने वाला नहीं हूँ। ओके, आई डेफिनेटली हेट द ट्रिक, बिकॉज इफ़ यू रियली नो द एस्पेक्ट बिहाइंड द कॉन्सेप्ट डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल मार्क्स। ओके, ट्रिक वगैरह के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट वेल। ओके, डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स और वेल मार्क्स। ओके, तो ज्वर चिकित्सा अध्याय पार्ट 2 हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, यहाँ पे भी हम अगेन कंसाइज मैनर में डिस्कस करेंगे, बट फास्ट मैनर में जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बताया ही है। ओके, बहुत सारे नंबर ऑफ स्लोक्स के थ्रू पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। ओके, तो ज्वर डेवलप्स इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ट्रॉमा. Jwara means not only elevation of body temperature, but it also includes the feeling of mild, such as drowsiness, unusual thinking, देह इंद्रिय मन तापी सर्वरोग अग्रजो बलो. तो ज्वर एक पर्टिकुलर व्याधि ऐसी है कि इसको यू कैन से सर्वरोग अग्रजो बोलो, यानी कि कोई भी रोग होने से पहले ज्वर व्याधि होती ही होती है। ओके, तो इन्फेक्शन है, कहीं गिर गए हैं, ट्रॉमा है, कुछ भी हो, बॉडी में कोई दूसरी इन्फेक्शन है, बॉडी में कोई दूसरा ऑर्गन इन्फेक्ट हो रहा है, डेफिनेटली ज्वर वहाँ पे आना ही आना है। ओके, तो देह इंद्रिय मन ताप सर्वरोग अग्रजो बोलो, और ये ऐसा जरूरी नहीं कि ज्वर व्याधि नहीं है, ज्वर ऐसा सिम्टम भी बहुत सारे व्याधियों का होता है। ओके, ड्यूरिंग एग्जाम इज अ काइंड ऑफ मानस ज्वर, तो अलग अलग टाइप्स बताया गया है, शारीरिक ज्वर है, मानसिक ज्वर है। तो ज्वर यति संतापेति शरीर अनिति ज्वर है। तो नंबर ऑफ श्लोक मैंने वहाँ पे पार्ट 1 में बताया डेफिनेशन को, ज्वर यति संतापेति शरीर अनिति ज्वर, ज्वर प्रत्यात्मकम लिंगम संतापो देह मानस वैचित्य मरति ग्लानि संताप लक्षणम इंद्रियाणाम च वैकृतम गेयम मन संताप लक्षणम। तो ऐसे नंबर ऑफ श्लोक्स के थ्रू मैंने वहाँ पे डिफाइन किया है, बट थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा था, क्योंकि यू कैन से काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन था ना, उसको मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, दैट्स वाई वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया है, ज्वर व्याधि से रिलेटेड पार्ट 1 वाला। ओके, तो एक कंसाइन मैंने में हम डिस्कस कर रहे हैं, ज्वर यति संताप यति शरीर अनिति ज्वर। तो ज्वर को हम डिफाइन कर रहे हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर रहता है, देन वी कॉल एज अ ज्वर। ओके, तो टू नो मोर डिटेल अबाउट द ज्वर व्याधि यू कैन वॉच द ज्वर निदान वीडियो, जिस मैंने आपको अपलोड किया है, उसका लिंक मैंने अटैच किया है। तो ज्वर के अलग अलग परिणाम देखिए, ज्वर है, विकार है, रोग है, व्याधि है, आतंक है। तो ज्वर को अगर डिफाइन करेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है हमने बोल दिया, बट डेफिनेटली इसके अलग अलग प्रकार है, अंतर्वेगी है, बहिर्वेगी है। ओके, सौम्य ज्वर है, आग्नेय ज्वर है, देन शारीरिक ज्वर है, मानसिक ज्वर है। बहुत सारे ज्वर ऐसे होते हैं कि टेम्परेचर फील नहीं होता है, बट डेफिनेटली वी हैव अ काइंड ऑफ अ फीवर इन अवर माइंड, बिकॉज एक एग्जाम का प्रेशर होता है, तो यू कैन से काइंड ऑफ प्रेशर की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से
इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर कोई भी थिंकिंग, हाइपर थिंकिंग की वजह से डेफिनेटली एक काइंड ऑफ मानस ज्वर होता है। ओके, तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मानसिक ज्वर बोलते हैं। तो कोई भी जो ज्वर होता है, कोई भी डिसीज होता है, कोई भी व्याधि होती है, हमारे आयुर्वेदा में ऐसा बताया गया है कि दोषों के प्रकोप की वजह से कोई भी व्याधि नहीं होती है। सॉरी, दोषों के प्रकोप के बिना कोई भी व्याधि नहीं होती। ओके, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि दोषों का प्रकोप जब तक नहीं होगा, until unless दोष विल नॉट विशिएट, दोष विल नॉट यू कैन से प्रकोपित, देयर इज नो यू कैन से प्रोपोगेशन ऑफ एनी डिसीजेस और एनी रोग। ओके, तो ज्वर, विकार, रोग, व्याधि, आतंक, ये सभी काइंड ऑफ इसके पर्टिकुलरली सिनोनिम से। ओके, तो इसकी प्रकृति की अगर बात करें, प्रकृति मीन्स कारण क्या क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी व्याधि होने से पहले दोषों का प्रकोपित होना जरूरी होता है। ओके, तस्य प्रकोपितः, देखिए, तस्य प्रकृति ही उद्दिष्टा दोषः शरीर मानस। तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट श्लोक आएगा मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा। अभी जो मैंने श्लोक बताया कि ज्वरेति संतापेति शरीरानिति ज्वर, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप उसको बाहर करिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि काइंड ऑफ ज्वर की जो प्रकृति होती है, यानी कि काइंड ऑफ जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ है, जब वो विषिड हो जाएंगे, डेफिनेटली दिस यू कैन से लीड्स टू अ ज्वर व्याधि। ओके, तो विदाउट दोष imbalance no व्याधि is occurring or happen. That's why the main reason for developing this ज्वर is due to the impairment of दोषिक factor और you can say दोष of our body. Okay, तो बोध शारीरिक दोष और मानसिक दोष जब विचलित होंगे, डेफिनेटली वहाँ उसका रिजल्ट क्या होगा, एक ज्वर के रूप में उसका रिजल्ट होता है। ओके, तो शारीरिक ज्वर में शारीरिक दोष वात पित्त कफ ये विचलित होते रहे। मानसिक ज्वर में रजोत्तम जब बढ़ जाता है तो मानसिक ज्वर होता है। ओके, क्योंकि यू ऑल नो वेरी वेल कि मानस जो हमारा फैक्टर या फिर मन जो फैक्टर है, सत्व रजतम यहाँ पे रहता है। सत्व प्राबल्य रहेगा, डेफिनेटली कोई भी आपको आसक्तिजनक आपको विचार नहीं आएंगे और यू कैन से कोई भी यू कैन से काइंड ऑफ प्रेशर माइंड में नहीं आएगा। बट डेफिनेटली अगर आसक्तिजनक अगर आपको चीज़ें रहती हैं या फिर लगाव विथ रिस्पेक्ट टू अ काइंड ऑफ थिंग्स, और ईर्ष्या है, क्रोध है, और बहुत सी काम वगैरह की है, डेफिनेटली यू कैन से काइंड ऑफ वहाँ पे रज और तम हमारे माइंड में बढ़ता है, दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ मानसिक ज्वर। ओके, तो शारीरिक दोषों के बढ़ने की वजह से यू विल गेट अ शारीरिक ज्वर, और मानसिक यू कैन से दोष जब प्रकोपित होंगे या फिर जब विचलित होंगे, दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ मानसिक ज्वर। ओके, तो यही प्रकृति के बारे में बताया गया है कि प्रकृति उद्दिष्टा, देखिए, दोषाः शरीर मानसः देहिनम न ही निर्दोषम ज्वर समुपसेवते। ओके, डेफिनेशन यहाँ पे अलग से पॉइंटेड हो गया है, बट डेफिनेटली ये जो अधिष्ठान है ना, ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे पूर्व रूप आएगा। तो पूर्व रूप में प्रोडर्मल फीचर में एक श्लोक मैंने मेंशन किया था फर्स्ट पार्ट 1 में, पार्ट 1 के वीडियो में मैंने एक वहाँ पे मेंशन किया था, श्रमो अरति विवरणत्वम वैरस्यम नयनम प्लवः इच्छा द्वेषो मुहुष्य अपि शीतवात आतपादिषु जृम्मा अंगमर्द गुरुदा रोमहर्ष अरुचितमः अप्रहर्ष शीतम च भवति उत्पस्यति ज्वरः। ओके, तो ऐसा सिंपल ब्यूटीफुल श्लोक मैंने पार्ट 1 में मेंशन किया है। तो अगेन ये श्लोक जो है आचार्य चरक ने नहीं बताया, बट अगर आपको याद है तो यू कैन राइट इन योर पेपर, बिकॉज जिसको याद नहीं है वो ये श्लोक भी जिसको याद नहीं रहेगा वो पेपर में मेंशन नहीं करेगा, वो अलग अलग काइंड ऑफ ऐसे सिम्टम लिख के आएगा। तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा अगर आपने कोई भी अदर आचार्य का श्लोक लिखेगा, फिर भी चलेगा, नो वरी। आपके टीचर्स बोलते हैं कि आप आचार्य चरक के लिखो, तो वो अलग बात है, बट डेफिनेटली अगर आपको नहीं बोला गया है और आपको श्लोक आता है रिगार्डिंग विद ज्वर विथ एनी रेफरेंस, यू कैन राइट इन योर पेपर। ओके, फ्रीली यू कैन राइट इन पेपर। तो पूर्व रूप प्रोडर्मल फीचर में जो बताया गया है, श्रमो अरति विवरणत्वम वैरस्यम नयन प्लवः इच्छा द्वेषो मुहुष्य अपि शीतवात आतपादिषु जृम्भा अंगमर्द गुरुता रोमहर्ष अरुचितमः अप्रहर्ष शीतम च भवति उत्पस्यति ज्वर। ओके, तो दीस आर द प्रोडर्मल फीचर्स और पूर्व रूप ऑफ यू कैन से ज्वर। ओके, तो यहाँ पे भी सेम मैनर में बताया गया, आलस्य है, नयन आश्चर्य पूर्णता, नयन आश्चर्य पूर्णता, ये आचार्य चरक के जो लक्षण है ना, यहाँ पे मैंने इंडिकेटेड किया है। आलस्यता रहती है, नयन आश्चर्य पूर्णता रहता है, जुर्मा रहता है, अंग गौरव रहता है। ओके, आतप यानी धूप है या फिर सनलाइट है, सनलाइट एक्सपोजर है, वायु चिल वगैरह रहता है। ओके, जल है, तो ये सभी जो कोल्ड ऑब्जेक्ट की जो चीज़ें हैं या फिर हॉट ऑब्जेक्ट की जो चीज़ें हैं, डेफिनेटली उसके हम द्वेष होता है। ओके, यानी कि हम उसे हेट करते हैं। अविपाक वैरस्यम, हानि ऑफ बल वर्ण सीन टू ज्वर पेशेंट, चेंज इन बिहेवियरल एक्टिविटी। तो दीज आर द लक्षण मेंशन बाय आवर आचार्य चरक। जो आचार्य सुश्रुत के जो श्लोक है या फिर आचार्य माधव निधन के श्लोक है, डेफिनेटली यू कैन राइट इन योर पेपर इफ़ यू बाय हार्टेड द सेम श्लोक। ओके, तो आलस्य रहता है, नए नए अश्रु पूर्णता, पूरे आँखों में ऐसे अश्रु भरा हुआ रहता है। ओके, जुर्मा रहता है, अंग गौरव लगता है, भारीनेस लगता है, हैवीनेस लगता है।
द्वेषविद आतप वायु जल, देन अविपाक वैरस्यम हानि बल हानि हो जाती है। वर्ण आपका कॉम्प्लेक्शन जो रहता है बॉडी का वो आपको बराबर नहीं दिखाई देता। ओके, बिहेवियरल एक्टिविटी चेंज होती है। तो ये प्रोडर्मल फीचर है। अभी आपको ज्वर आया नहीं है, ये प्रोडर्मल फीचर है, मतलब ये सभी लक्षण आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको ज्वर आने वाला है। ओके, तो दिस आर द प्रोडर्मल फीचर्स। जो मैंने श्लोक बताया पार्ट 1 अगर आप देखते हो तो वो श्लोक आप राइट अपने नोटबुक में राइट करिए और डेफिनेटली बाय हार्ट द सेम श्लोक, क्योंकि वो श्लोक थोड़ा सा रिसाइड करने में भी इजी है और मैंने 2 बार यहाँ पे भी रिसाइड किया, 2 बार मैंने रिपीट किया। डेफिनेटली यू कैन बाय हार्ट द सेम श्लोक। ओके, अदरवाइज अगर आपको श्लोक याद करने में इतना प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यू कैन राइट द सिम्टम्स। ओके, विदाउट श्लोक। तो अधिष्ठान है, अधिष्ठान मतलब प्लेसेस। तो देर आर 2 साइड फॉर ज्वर व्याधि, ह्यूमन बॉडी एंड माइंड्स। तो केवलम शरीरम मनः ज्वर अधिष्ठानम उच्यते। तो शरीर और मन, these are the 2 sides for a ज्वर। तो you should rule out the whether person has मानसिक ज्वर और शारीरिक ज्वर। Depending on the symptom और depending on the लक्षण you have to diagnose, you have to find out कि शारीरिक ज्वर है कि मानसिक ज्वर है। तो 2 साइड है, 2 अधिष्ठान है ज्वर के। केवलम शरीरम मनः ज्वर अधिष्ठानम उच्यते। रूप देखिए, यानी कि रूप मतलब अभी ज्वर व्याधि आ गया है, ज्वर व्याधि आने के बाद कौन से लक्षण दिखाई देंगे पेशेंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज अ रूप। ओके, तो रूप के लिए भी सेम लक्षण मैंने आचार्य सुश्रुत के द्वारा जो श्लोक था ना वहाँ पे मैंने पार्ट 1 में डिफाइन किया गया। तो स्वेद अवरोध संताप सर्वंग ग्रहणम तथा युगपत यत्र रोगे स्व ज्वर उपदिश्यते च, यह ऐसा कुछ श्लोक है। तो यहाँ पे भी सेम है, ज्वर प्रत्यात्मकम लिंगम संतापोदेय मानस, ये आचार्य चरक बताते हैं। आचार्य सुश्रुत ने स्वेदो अवरोध संताप सर्वांग ग्रहणम तथा युगपद यत्र रोगे स च ज्वर व्यपदिश्यते। ओके, तो ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया था कि जहाँ पे स्वेद नहीं आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन स्वेद रहेगा या फिर बॉडी टेम्परेचर एलिवेशन होगा, सर्वांग ग्रहणम यानी कि यू कैन से काइंड ऑफ हैवीनेस होगा होल बॉडी में। तो जहाँ पे भी एक कलेक्टिव सिम्टम आपको मिलेगा दैट डेफिनेटली सजेस्ट कि आपको ज्वर हुआ है। ओके, तो एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन बॉडी एंड माइंड बोथ इज कॉल्ड ज्वर। बट जो लक्षण है, लक्षण मैंने आपको आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताया कि स्वेदो अवरोध संताप सर्वांग ग्रहणम तथा युगपत यत्र रोगे स च ज्वरो व्यपदिश्यते। ओके, तो दीस आर द यू कैन से लक्षण। I already told to you कि काइंड ऑफ आई विल नॉट एक्सप्लेन द होल थिंग्स अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसको डिटेल में पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है। ओके, टाइप की अगर बात करें तो पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारे टाइप बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द अधिष्ठान है, शारीरिक ज्वर है, मानसिक ज्वर है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से अ काइंड ऑफ स्वभाव बेस से और नेचर बेस से सौम्य ज्वर है, आग्नेय ज्वर है। ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से अ काइंड ऑफ इंटेंसिटी वी हैव अ बहिर्वेग अंतर्वेगी ज्वर। ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से सीजनल प्राकृतिक ज्वर है, वैकृत ज्वर है। ऑन द बेसिस ऑफ द पैथोजेनिसिटी वी हैव अ साध्य एंड असाध्य ज्वर। तो नंबर ऑफ वेज है, मैंने आपको अलग अलग टाइप ऑफ ज्वर बताया था। और शारीरिक है, शारीरिक ज्वर, मानसिक ज्वर, सौम्य ज्वर, आग्नेय ज्वर, बहिर्वेगी ज्वर, अंतर्वेगी ज्वर, प्राकृतिक ज्वर, वैकृत ज्वर, साध्य ज्वर, असाध्य ज्वर। दीज आर द द्विविध ज्वर। ओके, तो अलग अलग नॉर्मली जो ज्वर के जो टाइप होते हैं, अष्टो ज्वरः, ऐसे हम नॉर्मली एक कॉमन श्लोक बोलते हैं अष्टज्वरा। ओके, तो अष्टज्वरा मीन्स अ काइंड ऑफ 8 टाइप ऑफ ज्वर। तो एक दोषज में ये देखिए वात पित्तज कफज, द्विदोषज में वात पित्तज कफ पित्तज और पित्त कफज आपको मिलेंगे। मतलब अ काइंड ऑफ ये क्या है, विशेषण ऑफ दिस दोषास दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ ज्वर एंड वी आर गिविंग दैट ज्वर इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट दोषा विच ऑलरेडी प्रोपोगेट और यू कैन से विच विशिटेड। ओके, तो वात पित्त की वजह से जो ज्वर है दैट इज कॉल्ड वात पित्त ज्वर। त्रिदोषज में मतलब तीनों दोषों का यू कैन से डिस्टर्बेंस हुआ रहता है और विशेषण हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड सन्निपात ज्वर। तो एक दोषज 3, त्रिदोषज 3, त्रिदोषज में हमारे 1 और आगंतुज में यानी कि एक फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे भी एक ज्वर होता है, जहाँ पे फर्दर 4 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। अभिघातज है, अभिचारज है, अभिशापज है, अभिशंगज है। तो दिस आर द आगंतुज ज्वर और यू कैन से एक्सटर्नल फैक्टर के जैसे जो हमें ज्वर होता है दैट इज कॉल्ड आगंतुज ज्वर। तो दोषज की वजह से यू कैन से काइंड ऑफ ये हमारे 7वें हैं। ओके, और जो हमारा एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिन्हें हम आगंतुक फैक्टर भी बोल सकते हैं और आगंतुक ज्वर भी जिन्हें हम बोल सकते हैं, ये हमारा 8वां है। तो अष्टो ज्वरः नॉर्मली हम 8 टाइप ऑफ ज्वर बोलते हैं, बट अलग अलग वे से हम अलग अलग टाइप ऑफ ज्वर को डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए पंचविध ज्वर यहाँ पे बताया गया है, यानी कि नॉर्मली जो हम मलेरियल फीवर बोलते हैं ना, सतत संततम अन्य दूसरे का तृतीय का चतुर्थक, दिस आर द 5 और पंचविध ज्वर। ओके, जिन्हें हम नॉर्मली विषम ज्वर भी बोलते हैं। सतत संतत अन्य दुष्क तृतीयक एंड चतुर्थक, दिस आर द विषम ज्वर।
नो वरी, वी विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स, ओके। बट डेफिनेटली ये जो द्विविध वाला जो ज्वर है ना, इसको डिटेल में मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया है। तो ये देखिए, हाउ यू विल आइडेंटिफाई एवरी टाइप ऑफ ज्वर बाय नोइंग देयर रिस्पेक्टिव लक्षण। यू डेफिनेटली यू कैन से डिफरेंशिएट द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ज्वर, वेदर इट इज़ शारीरिक ज्वर और मानसिक ज्वर, वेदर इट इज़ अंतर्वेगी और बहिर्वेगी, और यू कैन से वेदर इट इज़ सौम्य ज्वर और आग्नेय ज्वर, ओके। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट श्लोक रहेगा, आई विल डेफिनेटली पॉइंट आउट द श्लोक एंड यू हैव टू बाइट दो श्लोक। यदि शारीर जायते पूर्वे देहे मनसी मानसः वैचित्यम अरति ग्लानि मनः संताप लक्षणम इंद्रियाणाम च वैकृतम गेयम संताप लक्षणम। तो शारीरिक एंड मानसिक ज्वर के लक्षण बताया गया है। ये देखिए, शारीरिक ज्वर पहले शरीर में होता है और मानसिक ज्वर पहले मन में होता है। ये देखिए, अ काइंड ऑफ चित्त का ना लगना, बेचैनी होना, मन में ग्लानि होना, ये क्या है? मन के ताप के लक्षण है। यानी कि मानसिक ज्वर अगर हुआ रहेगा तो वैचित्यम अरति ग्लानि मनः संताप लक्षणम, दिस आर द मानसिक ज्वर के लक्षण। वैचित्यम अरति ग्लानि मनः संताप लक्षणम। अगर शारीरिक ज्वर हुआ रहेगा तो ये हैव टू बाहर द श्लोक, ओके। इंद्रियाणाम च वैकृतम गेयम संताप लक्षणम, इंद्रियों में विकृति होना, अर्थात अपने अपने जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, दैट डेफिनेटली वी कॉल एज अ काइंड ऑफ शारीरिक ज्वर, ओके। तो इंद्रियाणाम च वैकृतम गेयम संताप लक्षणम, दिस आर द लक्षण ऑफ शारीरिक ज्वर। वैचित्यम अरति ग्लानि मनः संताप लक्षणम, दिस आर द मानसिक ज्वर के लक्षण, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम you definitely differentiate or definitely you can bifurcate the number of type, okay। तो देखिए, सौम्य एंड आग्नेय ज्वर का यहाँ पे अगेन वर्णन दिया गया है। सौम्य एंड आग्नेय ज्वर मतलब क्या हुआ? डेफिनेटली सौम्य एंड आग्नेय ज्वर का मतलब यही हुआ, एक काइंड ऑफ जो देखिए, वात पित्तात्मकम शीतम उष्णम वात कफात्मकम इच्छति उभयम एतत्तु ज्वर व्याधि मिश्र लक्षणम, ओके। मतलब क्या हो गया कि सौम्य जो ज्वर होता है ना, वो वात और कफ दोषों की वजह से हुआ रहता है, और आग्नेय ज्वर ये वात और पित्त की वजह से होता है। नाउ यहाँ पे देखिए, सौम्य ज्वर मैंने आपको बताया कि वात और कफ की वजह से हुआ रहेगा, ओके। तो वात और कफ हुआ रहेगा मीन्स देयर इज अ डिजायर ऑफ और देयर इज अ इच्छा ऑफ यू कैन से काइंड ऑफ उष्ण की चीज़ें, ओके। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सौम्य ज्वर बोलेंगे। आग्नेय ज्वर में क्या होता है कि वात और पित्त की वजह से हुआ रहेगा, और जहाँ वहाँ पे डिजायर क्या हुआ रहेगा, वहाँ पे शीत चीज़ों की डिजायर होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ आग्नेय ज्वर, ओके। तो डिज़ायर और यू कैन से जहाँ पे डिज़ायर ज़्यादा होगा, जहाँ पे डिज़ायर यू कैन से काइंड ऑफ उष्ण की तरफ ज़्यादा होगा तो कॉल एज अ साम्य ज्वर। और जहाँ पे शीतता के पदार्थ जो होंगे, शीतता के जो आपके सब्सटेंस होंगे, या फिर काइंड ऑफ जो एक्सपोजर है, शीतता की अगर एक्सपोजर अगर नीड होगी, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज आग्नेय ज्वर। तो वात पित्तात्मकम शीतम उष्णम वात कफात्मकम, वात पित्त की वजह से काइंड ऑफ जहाँ पे हुआ रहेगा, और शीत की जहाँ पे डिजायर होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ सौम्य ज्वर। और जो वात और कफ की वजह से जो हुआ रहेगा, जहाँ पे उष्ण की डिजायर होगी, दैट डेफिनेटली इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ यू कैन से अ काइंड ऑफ सौम्य ज्वर, ओके। तो वात पित्त जहाँ पे शीतता की डिजायर होती है, कॉल एज अ सौम्य ज्वर, और जहाँ पे वात कफ हुआ रहेगा, उष्ण की डिजायर होती है, कॉल एज अ आग्नेय ज्वर, ओके। दिस आर द सौम्य एंड आग्नेय ज्वर। नाउ ये देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि योगः परम। नाउ यहाँ पे जैसे आपने देखा कि दोनों ही टाइप में वात रिस्पॉन्सिबल है। क्यों वात रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे रीजन बताया गया कि वायु परम योग वायु है, और वायु तेज के साथ मिलता है तो दाह करता है, सोम के साथ यानी कफ के साथ मिलेगा तो शीतता उत्पन्न करता है। तो डिपेंडिंग ऑन द दोष वायु जो है किसके साथ बाइंड करेगा, क्योंकि वायु परम योग वायु है, ऐसा आचार्य चरक ने बोला है इस श्लोक में। योगः परम वायु संयोगात उभयार्थ कृतः दाह कृत तेजसाम युक्तम शीत कृतम सोम संशयात, ओके। यानी कि दाह मतलब पित्त के साथ अगर वो मिलेगा, ओके। दाह कृत तेजसाम युक्तम, यानी तेज मतलब पित्त, तो पित्त के साथ मिलेगा, डेफिनेटली दाहता यानी कि दाह को उत्पन्न करेगा। और वही अगर सोम के साथ मिलेगा तो काइंड ऑफ वो शीत को उत्पन्न करता है। तो दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दोनों जो कंबाइन हमारा हो रहा है, वो क्या हो रहा है? काइंड ऑफ यू कैन से वायु हो रहा है। तो वायु परम योग वायु है, तेज के साथ मिलेगा तो दाह उत्पन्न करेगा, सोम के साथ मिलेगा तो वो क्या करता है? शीतता उत्पन्न करता है, ओके। तो देखिए, नेक्स्ट टाइप है हमारा अंतर्वेगी ज्वर और बहिर्वेगी ज्वर। तो अंतर्दाह अधिक तृष्णाम प्रलापो श्वसन भ्रम संधि अस्थि शूलम अस्वेदो दोष वर्षो विनिग्रह अंतर्वेगस्य लिंगानि ज्वरस्य एतानि लक्षण। तो ये अंतर्वेगी ज्वर है, मतलब अ काइंड ऑफ जो फीवर रहता है ना, कि बाहर से फील नहीं हो पा रहा है, मतलब एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर तो हम डिफाइन करते हैं कि कॉल एज अ ज्वर और कॉल एज अ फीवर, बट डेफिनेटली देयर आर नंबर ऑफ कंडीशन, देयर आर नंबर ऑफ
टाइम यू नॉट एबल टू फाइंड आउट द एलिवेशन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बिकॉज वो आपको अंदर से जो ज्वर हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड एज अंतर्वेगी ज्वर। तो अंतर्दाह अधिक तृष्णाम, बहुत ही थर्स्टीनेस, बहुत ही प्यास लग रहा है। देन प्रलाप है, श्वसन है, यू कैन से शैलो ब्रीथिंग है, रैपिड ब्रीथिंग है, ड्रॉजीनेस है, भ्रम है, संधि अस्थि शूलम, अस्थियों में पेन है, ओके, अस्थि में वेदना है, संधियों में वेदना है, शूल है, अस्वेदो, जहाँ पे आपको यू कैन से कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो ये सभी जो लक्षण है ना, अ काइंड ऑफ ये अंतर्वेगस्य लिंगानि ज्वरस्य एतानि लक्षण, तो ये हमारे क्या है, अंतर्वेगी जो ज्वर है उनके क्या है लक्षण है। तो अंतर्दाह है, यानी कि अंदर ही अंदर क्या है, बहुत ही बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तृष्णा की वृद्धि है, प्रलाप है, श्वास की वृद्धि है, यू कैन से ड्राउजीनेस, मूर्छा है, चक्कर है, ये सभी की फीलिंग है, संधि और जो बोन्स है उनमें बहुत ही तीव्र वेदना होती है, स्वेद का न आना, दोष या मल का रुक जाना, दीज आर द लक्षण ऑफ अंतर्वेगी ज्वर। ओके, तो अंतर्दाह अधिक तृष्णा, प्रलाप श्वसन भ्रम, संधि अस्थि शूलम, अस्वेदो, दोष वर्चो विनिग्रह, अंतर्वेगस्य लिंगानि ज्वरस्य एतानि लक्षण। तो दीज आर द अंतर्वेगी ज्वर के लक्षण। ओके, नाउ बहिर्वेगी ज्वर के लक्षण देखिए, जब बाहर से जो आप टेम्परेचर फील कर ले रहे हो, तो ये जो लक्षण है ना, ये लक्षण की आपको अपोजिट जो मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ बहिर्वेगी ज्वर। तो संतापो अभी अधिक बाह्य तृष्णादीनां च मार्दवम बहिर्वेगस्य लिंगानि सुख साध्यत्वम एव च, यानी कि ये थोड़ा सा ट्रीटेबल भी है और ये नॉन ट्रीटेबल भी है, इजी ट्रीटेबल नहीं होगा। और जो लक्षण आपको मिलेंगे अंतर्वेगी ज्वर में, वो आपको बहिर्वेगी ज्वर में उसके अपोजिट मिलेंगे। आप इस श्लोक में देख सकते हो, संतापो अभी अधिक, मतलब बाहर से आप टेम्परेचर फील कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा है, संतापो अभी अधिक बाह्य तृष्णादीनां च मार्दवम, ये जो भी लक्षण है ना, इनमें मार्दवता है, मतलब तृष्णा कम है, यानी कि ज़्यादा थर्स्टीनेस इतना भी नहीं है जितना अंतर्वेगी ज्वर में था। ओके, कॉन्स्टिपेशन है, बट डेफिनेटली जो फीसेस का है, जो मल जो निकलने का जो टाइम पीरियड है, पहले 2 टाइम होता, अभी 1 टाइम है, बट ऐसा भी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया। जितने भी यहाँ पे लक्षण मैंने आपको बताया अंतर्वेगी में, उनमें मार्दवता है। मार्दवता है मीन्स यू कैन से काइंड ऑफ जो यू कैन से जो लक्षणों को जो ज़्यादा वृद्धि हुई है ना, वो वृद्धि इसमें देखने को नहीं मिल रहा है हमारे बहिर्वेगी में। तो संतापो अभी अधिक बाह्य तृष्णादीनां च मार्दवम बहिर्वेगस्य लिंगानि सुख साध्यतम एव च। तो फोर्थ वे देखिए, प्राकृत एंड वैकृत ज्वर। तो प्राकृत ज्वर और वैकृत ज्वर डिपेंडिंग ऑन द सीजनल ये हमारे ज्वर हैं। तो प्राकृतः सुख साध्यस्तु वसंत शरद उद्भव। ओके, प्राकृतः सुख साध्यस्तु वसंत शरद उद्भव। नॉर्मली प्राकृतिक ज्वर किसे बोलते हैं पता है आपको, कि जो 12 मंथ आपको पता है ना, 12 मंथ शिशिर ऋतु है, वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, हेमंत ऋतु है, और हमारा लास्ट में शरद ऋतु आता है। ओके, नॉर्मली यू आर फैमिलियर विद दिस। ओके, सॉरी, पहले शरद आएगा बाद में हेमंत आएगा। तो यू आर फैमिलियर विद दिस, यू कैन से काइंड ऑफ 6 सीजनल। तो 12 मंथ में जो 6 सीजन है, इच 2 मंथ कैरी 1 सीजन, यू ऑल नो वेरी वेल, यू आर फैमिलियर विद दिस। ओके, तो इस यू कैन से काइंड ऑफ जो सीजन है ना, हर एक सीजन में काइंड ऑफ एक दोषों का संचय होगा, दोषों का प्रकोप होता है और दोष शमन हो जाते हैं। तो काइंड ऑफ ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो, वसंत में कफजन्य, यानी कि कफ जो दोष होता, जो कफ दोष नॉर्मली वसंत ऋतु में बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि यू कैन से प्रकोपित अवस्था में रहता है। तो इस कफ जो वसंत ऋतु में कफ दोष जो बढ़ा हुआ है ना, आपको काइंड ऑफ कफ ज्वर हो सकता है इस वसंत ऋतु में। शरद ऋतु में काइंड ऑफ पित्त दोष जो ये जो हुआ रहता है ना, बढ़ा हुआ रहता है। डेफिनेटली यू हैव अ काइंड ऑफ पित्तजन्य ज्वर और पित्त दोष ज्वर इन शरद ऋतु। तो अगर ये ऐसा कुछ होता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्राकृतिक ज्वर। लेकिन ये देखिए, पित्तजन्य ज्वर अगर आपको वसंत ऋतु मिलेगा, देन वी कॉल एज अ वैकृत ज्वर। और ये देखिए, वसंत ऋतु में आपको अगर पित्तजन्य ज्वर मिलेगा या फिर वातजन्य मिलेगा, डेफिनेटली यू कॉल एज यू कैन से वैकृत ज्वर। तो प्राकृतः सुख साध्यस्तु, तो सीजनल जो ज्वर होंगे, सीजनल जो फीवर होगा, सीजनल जो आपको एलिवेशन टेम्परेचर होगा बॉडी का, डेफिनेटली वो इजीली ट्रीटेबल है, साध्य हो जाए, वो इजीली साध्य है। बट जो वैकृत जो ज्वर है, जो नॉन सीजनल है, ओके, जो अलग अलग एक्टिविटीज से, मिथ्या आहार विहार की वजह से हुआ है, जो अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ है, आइदर इट इज यू कैन से बहुत सारे एजेंट्स हैं उनके थ्रू हुआ है, बट डेफिनेटली दैट इज नॉट इजीली ट्रीटेबल। ओके, तो वसंत में कफजन्य, शरद में पित्तजन्य ज्वर आर नॉर्मली प्राकृत एंड दे गेट इजीली रिजॉल्व आफ्टर सम टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राकृतिक ज्वर। ओके, तो प्राकृतः सुख साध्यस्तु वसंत शरद उद्भव, दिस आर द प्राकृतिक ज्वर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि कफ दोष बढ़े हुए रहेंगे तो आपको वसंत में कफजन्य ज्वर मिलेगा, और पित्त दोष शरद ऋतु में बढ़ा हुआ मिलेगा, तो यू विल गेट अ काइंड ऑफ पित्तजन्य ज्वर इन शरद ऋतु।
तो आपको माइंड में क्यूरी आया हुआ रहेगा कि वात भी प्रकोपित हुआ रहेगा एक पर्टिकुलर सीजन में, तो उसे हम वातज ज्वर एज सीजनल ज्वर क्यों नहीं बोले। तो ये देखिए यहाँ पे भी सेम आंसर है कि वाई नॉर्मल वातज ज्वर इज नॉट मेंशन इन प्राकृतिक ज्वर। तो वातज ज्वर ड्यू टू वात दोष प्रकोपित इन वर्षा ऋतु इज नॉट अ प्राकृतिक ज्वर। तो वर्षा ऋतु में वात दोष प्रकोपित हुआ रहेगा, ओके। बट डेफिनेटली वर्षा ऋतु में उत्पन्न हुआ वात ज्वर को हम प्राकृतिक ज्वर नहीं बोलेंगे, बिकॉज वातज ज्वर नॉट इजिली रिजॉल्व ऑन इट्स ओन एंड ड्यू टू लेस एनर्जी इन वातिक पर्सन एंड नेचर। जो उनका बल होता है ना उस पर्टिकुलर सीजन में कम होता है, ओके। व्याधि का बल कम होगा, और जो यू कैन से जो रोगी है दोनों का व्याधि का बल पर्टिकुलर जो सीजनल जो हम सीजनल जो फीवर देख रहे हैं ना, वातिक ज्वर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे काइंड ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे रीजन मेंशन किया गया कि इजीली रिजॉल्व होने वाला नहीं है ये, और लेस एनर्जी है। वातिक जो पर्सन है जिसको ये पर्टिकुलर व्याधि हुई है ना, इसमें लेस पर्सन है, क्योंकि काइंड ऑफ सीजन में सीजन में वात बढ़ा हुआ है, और सीजनल जो बिहेवियर है यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ओके। आप ये देख सकते हो नेचर में भी बल कम है, और काइंड ऑफ ड्यू टू लेस एनर्जी इन वातिक पर्सन। अगर वातिक ज्वर अगर इस पर्टिकुलर पर्सन में होता है और इस पर्टिकुलर सीजन में होता है, डेफिनेटली वो इजीली रिजॉल्व नहीं होने वाला है, एंड दैट्स वाई वी पॉइंटेड दैट थिंग्स कि ये कंसिडर्ड एज अ वैकृत ज्वर, ओके। तो ये देखिए वातिक ज्वर प्रायण अनिल जो दुख कालेशु अन्येषु वैकृत। तो अपने स्वाभाविक काल में होने वाला वातिक ज्वर प्रायः दुखकारी होता है। अनवसन से भिन्न समय में कफ का ज्वर एवं शरद ऋतु में भिन्न समय में पित्त का ज्वर वैकृत होता है, और नॉर्मली क्या होता है सुख साध्य होता है, ओके। नाउ फिफ्थ अवर टाइप, ओके, दैट इज साध्य असाध्य ज्वर। तो साध्य ज्वर देखिए बलवत अल्पदोषेषु ज्वर साध्य अनुपद्रव, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और अल्प दोष यानी कि ज़्यादा विशेषण नहीं हुआ दोषों का। तो अगर उसकी वजह से अगर कोई ज्वर हुआ रहेगा दैट विल बी अ साध्य ज्वर और इजीली ट्रीटेबल ज्वर, ओके। तो बलवत अल्प दोषेषु ज्वर साध्यम अनुपद्रव। तो रोगी बलवान है, दोष अल्प है, जो मतलब जो दोष विशेषण हुए वो अल्प विशेषण हुए, और ज्वर के कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, देन दैट ज्वर विल बी इजीली ट्रीटेबल, ओके। असाध्य ज्वर के लक्षण देखिए बहुत कारणों से उत्पन्न है, बहुत लक्षण वाला है, और तथा ये देखिए काइंड ऑफ बहुत कारणों से उत्पन्न हुआ तथा बहुत लक्षण वाला जो ज्वर होता है प्राण का अंत करने वाला था, और वो इजीली ट्रीटेबल नहीं होता है, कॉल एज असाध्य ज्वर, ओके। तो बलवत अल्प दोषेषु ज्वर साध्य अनुपद्रव, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, उपद्रव मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, अल्प दोषेषु और बलवत मतलब रोगी भी बलवान है, उसको काइंड ऑफ माइल्ड जो फीवर है उसको फर्क नहीं पड़ता है, अल्प दोषेषु ज्वर साध्यम अनुपद्रव, ओके, साध्य ज्वर है। नाउ पंचविध जो ज्वर है हमारा, नॉर्मली इसे हम मलेरियल फीवर बोलते हैं। इसमें अलग अलग आप देख सकते हो संतत, सतत, अन्य दुष्यक, ओके, अन्यत दुष्यक, तृतीयक, चतुर्थक, दिस आर द 5 टाइप ऑफ पंचविध ज्वर। तो पंचविध ज्वर नॉर्मली विषम ज्वर करके एक टॉपिक हमारा आता है, पॉइंट्स बहुत सारे एग्जाम में ऐसा पूछा था कि विषम ज्वर राइट अ शॉर्ट पॉइंट ऑन विषम ज्वर। तो ऑल्सो कॉल्ड एज विषम ज्वर हैज डिफरेंट टाइम टू अपीयर एंड डिसअपीयर ऑफ एलिवेटेड टेम्परेचर। ऑल विषम ज्वर आर सन्निपातक having visitation of all the 3 doshas of body and will have a result symptom of all dosha, okay, have a result symptom of all dosha, that is called as a पंचविध ज्वर। आप देख सकते हो अलग अलग। तो संतत मतलब क्या होता है? संतत मतलब नॉर्मली अगर ये फीवर का जो एलिवेशन है, फीवर का जो यू कैन से डिप्रेशन है, अगर मैं इसको ग्राफ मैंने आपको बताऊं तो जो संतत है ना, यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली फीवर एलिवेटेड मिलेगा। सतत में आपको यू कैन से दिन में ऐसे 2 बार आएगा, अन्य दुष्यक में आपको दिन में 1 बार आएगा, तृतीयक में आपको फीवर 1 दिन आएगा, यू कैन से फिर 1 दिन के बाद नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा, दैट इज कॉल्ड तृतीयक ज्वर। चतुर्थक ज्वर में यू कैन से काइंड ऑफ 1 दिन आएगा, फिर 2 दिन के गैप के बाद 4th डे आएगा। तो ऐसे अलग अलग यू कैन से डिपेंडिंग ऑन व्हेन रीअपीयरेंस ऑफ द ज्वर इज टेकिंग प्लेस, वी हैव अ कैटेगराइज इनटू द 5 वे ऑफ अ विषम ज्वर। तो संतत देखिए डिफिकल्ट वन है। यहाँ पे तीनों मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विषम ज्वर में जितने भी टाइप हैं ये दे ऑल आर सन्निपातज इन नेचर, ओके। तीनों दोषों के विशेषण की वजह से ये पर्टिकुलर ज्वर हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम मेंशन है कि 3 दोष है, सादा धातु और तीनों मल के क्या हुआ है, यहाँ पे दुष्टि हुई है, प्रकोपित हुआ है और विशेषण हुआ है। तो देख सकते हो कंटिन्यू फीवर आपको मिलेगा संतत में, रिजॉल्व विद इन 10 to 12 डे डिपेंडिंग ऑन द दोषा। इफ वात इज मोर विशेषण रस धातु देन टेक्स 7 डे एंड सेम वे 10 and 12 धातु 10 and 12 डे फॉर पित्त एंड कफ ऑल्सो। तो अगर वात दोष अगर प्राबल्य सन्निपातज है, डेफिनेटली तीनों दोषों के जैसे हुआ है, बट अगर वात का जैसे ज़्यादा हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, 7 दिन में क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो बड़े हुए दोष संपूर्ण शरीर में फैले हुए रसवाही सोचस में
फैल जाते हैं तथा संपूर्ण शरीर को क्या कर लेते हैं, वो जकड़ लेते हैं, उस समय संतत ज्वर क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो वातादि दोष रस धातुगत आश्रित जाते हैं। तो संतत में जो दोष, जो विशेषण जो दोष होते हैं कहाँ पे आश्रित होते हैं, रस धातु में आश्रित होते हैं। ओके, सतत में जो दोष विशेषण हुए हैं वो रक्त धातु में आश्रित हो जाते हैं और 2 स्पाइक आपको दिन भर में मिलेगा, यानी कि एक दिन में आपको 2 स्पाइक मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज संतत ज्वर। और जो दोष, जो विशेषण जो दोष होंगे, वेयर इट रिसाइड इन रक्त धातु। ओके, अन्य दूषक में मेद आश्रित दोष हैं, मतलब काइंड ऑफ मेद धातु में दोषों का आश्रय देखने को मिलेगा। एंड यू कैन से काइंड ऑफ टेम्परेचर स्पाइक्स इन नॉर्मली वंस इन ए डे, दैट इज कॉल्ड अन्य दूषक ज्वर। तृतीयक आप देख सकते हो, तृतीयक में 3 टाइप है हमारे। ओके, तृतीयक ज्वर हैज 3 टाइप डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से प्रधानता ऑफ दोष। त्रिकग्राही है, पृष्ठग्राही है, शिरोग्राही है। तो ग्राही मतलब यू कैन से हैवीनेस ऑफ पेन भी बोल सकते हो आप। त्रिक मतलब सैक्रम रीजन या पेल्विक रीजन या जो आपका हिप रीजन है, जो वेस्ट का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड त्रिकग्राही। पृष्ठग्राही मतलब यू कैन से काइंड ऑफ जो आपके यू कैन से बैक है। ओके, बैक एक है। अगर शिरोग्राही है, हेडेक है। तो तृतीयक फॉलोड बाय 1 डे फीवर, तो एक दिन में अगर एक बार फीवर आ रहा है और उसके नेक्स्ट डे नहीं आएगा और बाद में उसके 3rd डे आ रहा है, कॉल्ड तृतीयक ज्वर। दोष है स्टेन अस्थियन मज्जा धातु। 3 टाइप इसमें रहते हैं, आप देख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द लक्षण एंड दोष प्रिडोमिनेंस। तो त्रिकग्राही कफ और देख सकते हो, ड्यू टू कफ पित्त प्रधान दोषा वी हैव पर्सन ऑब्जर्व पेन इन वेस्ट। ड्यू टू वात कफ प्रधान दोष पर्सन फील अ काइंड ऑफ स्टीफनेस इन बैक, कॉल्ड एज अ पृष्ठग्राही। और इन प्रोडोमिनेंस ऑफ वात पित्त इट प्रोड्यूस अ हेडेक, कॉल्ड एज अ शिरोग्राही। तो तृतीयक ज्वर 3 डे है, 3 टाइप है हमारे, आप देख सकते हो, त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही, शिरोग्राही। एक दिन में एक बार फीवर आ रहा है, उसके बाद दूसरे दिन नहीं आ रहा है, देन 3rd डे आ रहा है। अगर द स्पाइक ऑफ फीवर सीन ऑन द 3rd डे देन वी कॉल एज अ तृतीय ज्वर। ओके, तो अस्थियन मज्जा धातु ये क्या होते हैं, आश्रित होते हैं दोष। त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही, शिरोग्राही, दिस आर द 3 टाइप ऑफ और यू कैन से तृतीयक ज्वर। चतुर्थक ज्वर में आप देख सकते हो, गैप ऑफ 2 डे फ्रॉम प्रीवियस डे। ओके, हैज़ 2 टाइप डिपेंडिंग ऑन द लक्षण। आगे इसमें भी 2 टाइप रहते हैं कि एक यू कैन से सिर में पीड़ा होती है और जंघों में पीड़ा होती है। जंघों में जो पीड़ा होती है उसका जो रिस्पॉन्सिबल कारण होता है वो कफ प्रधानता कर होता है। तीनों दोष विसिरिड हुए हैं, तीनों दोष प्रकोपित हुए हैं, तीनों दोषों की दृष्टि हुई है, तीनों दोष क्या हुए हैं, हैम्पर हुए हैं। बट डेफिनेटली जिस दोष का ज़्यादा हैम्पर हुआ है वो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रधानता बोलते हैं। तो अगर कफ प्रधानता रहेगी डेफिनेटली वहाँ पे आपको जंघों में पीड़ा होती है। चतुर्थक ज्वर में, ओके, चतुर्थक ज्वर है मतलब आज एक फीवर आया है, 2 दिन के बाद हमें दोबारा फीवर आ रहा है, कॉल एज अ चतुर्थक ज्वर। और इस फीवर में पर्सन या फिर पेशेंट जो है बोलता है कि वी हैव अ काइंड ऑफ और यू कैन से आई हैव अ पेन, अ काइंड ऑफ लेग क्रैम्प्स हैं। ओके, यानी जंघों में पीड़ा है और यू कैन से हेडेक है। तो वी कैन एटलीस्ट डिफ्रेंशिएट ऑन द बेस ऑफ द सिम्टम्स कि वात प्रधान है कि कफ प्रधान है। तो वात प्रधान होगा तो सिर में पीड़ा होगी, कफ प्रधान होगा तो जंघों में पीड़ा होगी। ओके, आप देख सकते हो, मैंने कफ बिकम प्रेडोमिनेंस दोषा, patient you can say suffer or patient will have a kind of thigh pain. When vat is dominant in all dosha then it produces a pain in head और call as a शिरोग्राही और कहते हैं सिर में पीड़ा होती है। ये हमारे चतुर्थ ज्वर के 2 टाइप है डिपेंडिंग ऑन द दोष प्रेडोमिनेंस। प्रायशः सन्निपाते है न दृष्ट पंचविधो ज्वर। तो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि स्पेशल फीचर ऑफ पंचविधो ज्वर के क्या है, जो भी हमने विषम ज्वर देखा, इसके स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी यही है कि ऑल आर 3 दोषास इन नेचर, ऑल आर सन्निपातिक इन नेचर, बट डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच दोषा इज डोमिनेंट इट प्रोड्यूसेस दैट काइंड ऑफ सिम्टम इन पेशेंट। ओके, कॉल एज अ सन्निपातिक और कॉल एज अ विषम ज्वर। ओके, धातुगत ज्वर जो हमारे हैं, धातुगत ज्वर नॉर्मली धातुगत ज्वर हम मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पार्ट 1 में डिटेल में मैंने आपको बताई है। तो डिपेंडिंग ऑन द आश्रय भेद वी हैव अ 7 टाइप, रस धातुगत ज्वर, रक्त धातुगत ज्वर, मांस धातुगत ज्वर, ऐसे ही शुक्र धातुगत ज्वर हमारे, ऐसे टोटल क्या होते हैं, सप्त धातुगत ज्वर क्या है हमारे, 7 टाइप के ज्वर हैं डिपेंडिंग ऑन द आश्रय भेद और डिपेंडिंग ऑन द वेयर दैट दोषा इज रिसाइडेड। नॉर्मली मैंने संतत आपको बताया, संतत में क्या हुआ, संतत में क्या हुआ है अभी काइंड ऑफ मैंने आपको बताया कि वहाँ पे भी दोष जो है वो यू कैन से कोई धातु में आश्रित है, जैसे कि रस धातुगत आश्रित जो हमारा दोष है संतत में आपने देखा होगा, सतत में आपने देखा होगा ये काइंड ऑफ रक्त धातुगत दोष होते हैं, यानी कि जो विशिष्ट जो दोष होते हैं वो रक्त धातु में रहते हैं। ये जो हमारे धातुगत जो अवस्था है ना, जहाँ पे आश्रय भेद है, संप्राप्ति हो चुकी है, संप्राप्ति हो जाने के बाद जो ऑलरेडी जो विशेषण हुए ये दोष अभी यहाँ पे क्या होने वाले, आश्रित होने वाले रिस्पेक्टिव यू कैन से धातुस में, और दे विल प्रोड्यूस अ रिस्पेक्टिव ज्वर, यानी रस धातु में आश्रित होगा कॉल एज रस धातुगत ज्वर। जो हमने
अभी जस्ट पंचविध ज्वर कॉलेज काइंड ऑफ विषम ज्वर जो हमने देखा, ओके, तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी अलग है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी अलग है। दोनों में ही दोष आपको ऐसे सुनाई मिल रहा है कि दोनों में दोष क्या हो रहे हैं, जो हमारे धातु हैं वहाँ पे रिसाइड होते हैं। और अगर आप बोलोगे कि रस धातु का ज्वर है तो उसे हमने संतत क्यों नहीं बोला, तो काइंड ऑफ जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है रस धातु का ज्वर और कैसे सप्त धातु का ज्वर का, ये अलग है, और जो हमारे विषम ज्वर है वो अलग था। ओके, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर, डोंट कन्फ्यूज विद द धातुगत ज्वर एंड विषम धातुगत ज्वर के रिसाइडेंस ऑफ द धातु। ओके, तो रस धातुगत ज्वर टू शुक्र धातुगत ज्वर हमारे 7 टाइप है। डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम वी हैव अ कैटेगराइज और वी हैव अ यू कैन से says the further types. Okay, तो you can see here गुरुत्वम दैन्यम उद्वेग सदनम छर्दी अरोचक ही शर देखिए रस स्थित है बही ताप स अंगमर्द विरजुर्मण। ओके, तो श्लोक आपको बाहर नहीं करना इतना, बट आप ये मीनिंग समझ लीजिए। देखिए रस धातुगत ज्वर है, शरीर में गुरुता है, दीनता है, शिथिलता होना, वमन भोजन में अरुचि, शरीर के बाहरी भाग में ताप, अंगमर्द और जमाई की अधिकता होना, ये सभी लक्षण अगर आपको मिलेंगे टर्म एज अ रस धातुगत ज्वर। रक्त धातुगत ज्वर में देखिए कौन कौन से लक्षण मिलेंगे। रक्तज में पीड़िकाएँ मिलेंगी आपको, प्यास, बार बार रक्त मिला हुआ थूकना, ओके, शरीर में दाह, लालिमा तथा भ्रम, मद और प्रलाप, ये आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली वी टर्म एज अ रक्त धातुगत ज्वर। ओके, मान धातुगत ज्वर में देखिए अधिक रूप में अंतर्दाह होगा, प्यास की अधिकता होती है, मोह, ग्लानि, मल की अधिक प्रवृत्ति होगी। ओके, शरीर से दुर्गंधी निकलना, हाथ पैर का इधर उधर पटकना, डेफिनेटली वी कॉल एस अ मांस धातुगत ज्वर। ओके, दीस आर लक्षण। अगर ऐसे भी लक्षण होंगे तो डेफिनेटली यू कैन कंफर्म कि ये जो ज्वर है ना, ये पर्टिकुलर ज्वर ये मांस धातुगत ज्वर है, और यू कैन से दोष जो बढ़े हुए हैं वो मांस धातु में आश्रित हुए हैं, एंड इट प्रोड्यूसेस दी सिम्टम्स। ओके, कॉल एस अ दैट रेस्पेक्ट टू धातु ज्वर। ओके, तो मेदो धातुगत ज्वर में देखिए पसीना अधिक आएंगी, अधिक प्यास लगेगा, बार बार वमन का होना, अपने शरीर के गंध को न सहना, ग्लानि और अरुचि, ये सभी लक्षण मेद धातु में दोषों के आश्रित होने पर होते हैं। ओके, अस्थि धातु का ज्वर देखिए काइंड ऑफ अतिसार, वमन, हड्डियों में वेदना, कंठ में वेदना, ये सभी अगर हो तो अस्थि धातु का ज्वर है। इक्का, श्वास का, आंखों के सामने बार बार अंधकार का दिखाई देना, मर्म स्थान में अधिक पीड़ा होना, हृदय काटने की तरह पीड़ा होना, डेफिनेटली कॉल एज अ मज्जा धातु का ज्वर। ओके, शुक्र धातु ज्वर में देखिए शुक्र स्थान में जब दोष आश्रित हो जाते हैं ना, तो आत्मा विशेष रूप से शुक्र का स्त्राव कर शुक्र का विनाश कर देती है, और वह व्यापक आत्मा प्राणवायु, अग्नि और सोम के साथ चली जाती है, अर्थात रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ओके, तो दिस आर द नथिंग बट यू कैन से सप्त धातुगत ज्वर, डिपेंडिंग ऑन द रेसिडेंस ऑफ वी कैन से वेयर द दोष इज रिसाइड्स, दैट डेफिनेटली कॉल एज अ अलग अलग के टाइप्स वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है हमारा अलग अलग जो दोष है ना, अलग अलग यू कैन से काइंड ऑफ ज्वर को प्रोड्यूस करते हैं। तो रेस्पेक्टिव धातुस में अगर दोष रहते हैं डेफिनेटली दे प्रोड्यूस द रेस्पेक्टिव ज्वर। तो आप देख सकते हो साध्य तो अगर धातुगत ज्वर की अगर बात करें तो रस रक्त आश्रित साध्यो मेदो मांसगतश्चयः अस्थि मज्जागत कृक्षः शुक्रस्तो न एव सिद्धति। तो शुक्रगत ज्वर असाध्य होगा, अस्थि मज्जागत कृक्ष मतलब अस्थि एंड मज्जागत जो ज्वर होगा ना, डेफिनेटली वो कृक्ष साध्य होते हैं, मतलब डिफिकल्ट टू ट्रीट होते हैं। रस रक्त मांस मेदगत जो ज्वर होंगे दे आर इजीली ट्रीटेबल और कॉल एज साध्य ज्वर। तो रस रक्त आश्रित साध्यो मेदो मांस गतश्चयः अस्थि मज्जागत कृष्य शुक्रस्तो न एव देखिए सिद्धति। ओके, द्वंद्व ज्वर देखिए, हाँ, क्योंकि काइंड ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि काइंड ऑफ वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफज ज्वर, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, देन बाद में वात पित्तज कफज। तो ये हमारे टोटल मिला के 7वें होते हैं, और एक हमारा 8वां टाइप होता है कॉल एज आगंतु ज्वर। तो अष्टो ज्वर नॉर्मली 8 टाइप हमारे ज्वर होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से अलग अलग फैक्टर्स, डिपेंडिंग ऑन द अधिष्ठान, डिपेंडिंग ऑन द दोषज फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, डिपेंडिंग ऑन द काल भेद, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी, डिपेंडिंग ऑन द आश्रय भेद, अलग अलग टाइप हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है ऑफ ज्वर। तो ये दोषज फैक्टर के जैसे हमने 8 टाइप को जो डिवाइड किया है ऑलरेडी मैंने यू कैन से काइंड ऑफ फर्स्ट पार्ट में बताया है कि अलग अलग जो टाइप हैं उनमें वात पित्त कफज एक दोषज जो ज्वर थे उनको डिटेल में मैंने बताया है। यहाँ पे हम द्वंद्वज ज्वर देखते हैं। द्वंद्वज मतलब जो ज्वर 2 दोषों के जैसे हुआ है। ओके, देख सकते हो आप शिरोरुक पर्वणाम भेदो दाहो रोमणाम प्रहर्षणम कंठास्य शोषो वमतु तृष्णा मूर्छा भ्रमो अरुचि स्वप्ननाशो अतिवाक जृंभा वात पित्त ज्वराकृत हो।
तो आप देख सकते हो, शरीर में वेदना, गांठों में भेद के समान पीड़ा होना, दाह, रोमांच, कंठ और मुख का सूखना, वमन, प्यास, मूर्छा, चक्कर का आना, भोजन में अरुचि, निद्रा का ना आना, अधिक बोलना, जम्भाई आना, दिस अदर वात पित्त ज्वर के लक्षण। ओके, वात कफ के लक्षण देखिए, वात कफ के जो ज्वर है ना उनके लक्षण देखिए, शीत लगना या शीत पित्त का निकलना, शरीर में गुरुता, तंद्रा, स्थामित्य, ओके, गांठों में वेदना, शरीर का जकड़ना, प्रतिशाय, कास, पसीना का बिना कारण ही अधिक निकलना, दिस अदर लक्षण ऑफ वात कफ ज्वर। तो हम द्वंद्व ज्वर को डिस्कस कर रहे हैं। वात कफ ज्वर का ये लक्षण है, ओके सॉरी, वात पित्त जो ज्वर है हमारा ये लक्षण है, वात कफ जो ज्वर है उनके आप ये लक्षण देख रहे हो। नाउ कफ और पित्त के लक्षण देखिए, ये देखिए पित्त और कफ पित्त जो भी बोल सकते हो आप। मुहु दाहो, मुहु शीतम, श्वेद स्तंभो, मुहु मुहु, मोह, कासो, अरुचि, तृष्णा, श्लेष्म पित्त प्रवर्तनम। ये देखिए आप देख सकते हो, लिप्त तिक्त आस्यता, ओके, लिप्त तिक्त से आस्यता, तंद्रा, श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति। मतलब पित्त और कफ यानी कि कफ और पित्त के जो ज्वर की आकृति है, या फिर यू कैन से हाउ यू विल आइडेंटिफाई। तो कौन सा लक्षण है, बार बार दाह शीत का होना, मुँह दाह मुँह शीतम, बार बार पसीना का रुक जाना। ये देखिए आप देख सकते हो, मुँह दाह मुँह शीतम, स्वेद स्तंभो, मुँह मुँह, बार बार पसीना का रुक जाना, मुँह, कास, अरुचि, प्यास और कफ, ये देखिए पित्त का वमन द्वारा निकलना, मुख में तिक्त ऐसा लगना कि कड़वापन होना। ओके, दैट डिनोट किया आपको पित्त कफ का क्या हुआ है, काइंड ऑफ ये इन दोषों की वजह से क्या हुआ है, काइंड ऑफ आपको ज्वर हुआ है। ओके, तो आगंतुक ज्वर जो हमारे रहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर किस होता है, नॉट डन बाय शारीरिक दोष ऑफ बॉडी, दैट इज ड्यू टू द काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। तो अभी घातक ज्वर में कोई ट्रॉमा है, कोई कभी आप सडनली फॉल हो गए हो या फिर किसी ने आपको जोर से हिट किया, तो दैट इज कॉल्ड एज अभी घातक ज्वर ड्यू टू एनी ट्रॉमा और इंजरी। ट्रॉमा लीड्स टू द विसेचन ऑफ वायु प्रकोप इन नॉर्मल दोषिक बॉडी एंड विचरेट द रक्त धातु इन प्रोड्यूस द शोथ, पेन एंड विवरणता एंड लास्टली ज्वर। तो ये अभी घातक ज्वर के टाइप है हमारा। आगंतुक ज्वर नॉर्मली एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, और आगंतुक ज्वर नॉर्मली हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन अलग अलग कंडीशन। अभी घातक में आप देख रहे हो ट्रॉमा की वजह से हुआ है। अभी चार्ज में कोई यहाँ पे यू कैन से जो पाप कर्म रहते हैं वो करने की वजह से होता है। अभिसंगज में काम क्रोध करने से होता है, और अभिशापज में यू कैन से काइंड ऑफ कोई जो महान पुरुषों के द्वारा जो शाप वगैरह देने से होता है, दैट इज कॉल्ड अभिशापज। तो दिस आर द आगंतुक ज्वर। अभिघातज में ट्रॉमा वगैरह लगने के बाद, इंजरी वगैरह होने के वजह से जो आपको ज्वर होगा, दैट इज कॉल्ड अभिघातक ज्वर। ओके, अभिसंगज में ड्यू टू क्रोध, फियर और ड्यू टू द कंटिन्यूअस इंडल्जिंग इन द वर्क कॉल्ड एज अभिसंगज ज्वर। तो पित्त दोष विचरित ड्यू टू द मेंशन एटोलॉजिकल फैक्टर। अभिचारज में देख सकते हो आप, ड्यू टू शाप वगैरह क्या होता है, ये काइंड ऑफ ये हमारा यू कैन से ज्वर होता है। ओके, संप्राप्ति ऑफ ज्वर के लिए अगेन मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में वीडियो जब मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे मैंने कॉमन श्लोक ऐसा कुछ दिया था कि मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ही आमाशय आश्रया पही निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वर यदासु रसानुगम। तो ऐसा कॉमन श्लोक मैंने आपको ऐसा कुछ आचार्य चरक या माधव निधन करके है, मैंने कुछ बताया था वहाँ पे। वो अगर आप बाय हार्ट कर दो डेफिनेटली वो भी चलेगा, और ये अगर याद कर दो तो भी चलेगा। दोनों की अल्टीमेटली बताने का तरीका वही है कि दोष, प्रकोपित दोष आमाशय में आशित हो जाते हैं। आमाशय में आशित होने के बाद वो क्या करते हैं, अग्नि को वहाँ से यू कैन से ले लेते हैं और पूरे दोषों में फैला देते हैं, और स्त्रोतों का यू कैन से मार्ग अवरोध हो जाता है ड्यू टू आम, और पूरे शरीर में अग्नि फैलने की वजह से यू कैन से काइंड ऑफ जो बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड ज्वर। तो ऐसी कुछ पैथोफिजियोलॉजी होती है हमारी। मिथ्या आहार विहाराभ्याम, मिथ्या आहार विहार लेने की वजह से दोष प्रकोपित हो जाते हैं, प्रकोपित दोष आमाशय आशित हो जाते हैं। आमाशय आशित हो जाने के बाद वो पर्टिकुलर क्या होते हैं, काइंड ऑफ जो जठर अग्नि है, ओके, उनको लेकर पूरे धातुओं में, पूरे स्टोतस में उसको फैला देते हैं। फैलाने के बाद यू कैन से काइंड ऑफ बॉडी जो टेम्परेचर होती है, एलिवेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। ओके, और स्टोतस का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ओके, स्तोतस संग होता है, दैट लीड्स टू द काइंड ऑफ ज्वर। तो मित्र आहार विहाराभ्याम दोषा ही आमाशय आश्रय बही निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वर यदासु रसानुगा। ये हमारा संप्राप्ति का श्लोक है। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में डिटेल में आपको संप्राप्ति बताई है, आई विल नॉट डिस्कस अगेन हियर। ओके, तो तनुजड़ में पसीना न आने का हेतु देखिए, क्योंकि आम की वजह से जो पूरी जो स्त्रोतस होती है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, तो स्त्रोतस में रुकावट हो जाने के कारण, अपने स्थान में अग्नि के हट जाने के कारण तनुज जोन में पसीना नहीं आता है। ओके, आमद ज्वर देखिए, सॉरी गाइस,
तो लेट्स सी द आमद ज्वर। तो आमद ज्वर में आप देख सकते हो, आमद ज्वर मतलब जो ज्वर है नॉर्मली काइंड ऑफ नॉर्मली जितने भी पैथोफिजियोलॉजी आपने देखा होगा ज्वर का, उसमें आम की उत्पत्ति होती है। वो जो आम होती है ना, अल्टीमेटली अगर आम का कॉन्सेप्ट अगर डिटेल में आपको पढ़ना है, कमेंट में आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर द टॉपिक ऑन दिस आम। ओके, आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर द वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। बट आम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आम नॉर्मली बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि आम मतलब क्या हुआ, तो आम मतलब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। आई विल नॉट मेंशन अगेन ही बिकॉज ऑलरेडी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, तो आमद ज्वर मतलब क्या है आप देख सकते हो। इफ ज्वर हैपन ड्यू टू द संचिति ऑफ आम इन रसवह एंड स्वेदवह स्रोतस, दैट इज कॉल्ड आमद ज्वर। तो जब आम की जब संचिति होती है रसवह और स्वेदवह स्रोतस में, दैट इज कॉल्ड आमद ज्वर। और वो अलग अलग लक्षणों को प्रोड्यूस करते हैं। अरुचि, अविपाकस्य, गुरुत्वम, उदरस्य च, गौरवता ओवर एब्डोमेन, और हृदय अविशुद्धिश्य, तंद्रा आलस्य एव च। ऐसा कुछ श्लोक है हमारे आमद ज्वर का। अरुचि, अविपाकस्य, गुरुत्वम, उदरस्य च, हृदय अविशुद्धिश्य, तंद्रा आलस्य एव च। ये हमारे क्या है आमद ज्वर के लक्षण है। आमद ज्वर में नॉर्मली हम संशोधन नहीं करते हैं। ओके, इसमें सिर्फ एक ही चिकित्सा होती है आमद ज्वर की, या फिर ज्वर की नॉर्मली जो ट्रीटमेंट हम देखने वाले हैं। नो वरी, वी विल सी द ट्रीटमेंट इन डिटेल। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि कहीं भी आम का अगर यू कैन से संग होता है या फिर आम का अगर इंटरफेरेंस होता है, डेफिनेटली वहाँ पे हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट आती है। देयर इज़ अ वन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कॉल्ड एज स्वेदन और एक ऐसा लंघन। तो लंघन की ट्रीटमेंट जो होती है ना, हमारी बेस्ट ट्रीटमेंट होती है किसी भी आमद पैथोफिजियोलॉजी में। जहाँ पे आम का इन्वॉल्वमेंट हुआ रहेगा ना, वहाँ सभी व्याधियों में यू कैन यूज़ और यू कैन स्टार्ट योर चिकित्सा विथ लंघन। ओके, तो व्हाट इज पच्चमानद ज्वर। पंचमानद ज्वर मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे ज्वर की जो तीव्रता थी या फिर जो ज्वर की हील होने की जो यू कैन से अभी मेरा ज्वर ठीक हो रहा है, कॉल एज अ पच्चमानद ज्वर। तो ज्वर का वेग तीव्र हो, प्यास अधिक हो, प्रलाप, मल की प्रवृत्ति, जी का मिचलाना, ये सभी जो ज्वर में दोष पच रहे हैं, इनके लक्षण है हमेशा समझना चाहिए। कॉल एज अ पच्चमानद ज्वर। तो ज्वर वेगो अधिक तृष्णा, प्रलाप, श्वसनम भ्रम, मल प्रवृत्ति, उत्क्लेश, पच्चमानस्य लक्षणम। दीस आर द पच्चमानद ज्वर के लक्षण। ओके, नाउ निराम ज्वर के लक्षण क्या है। तो भूख का लगना ठीक हो गया अभी ज्वर, माई फीवर इज ठीक। आम जो है पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गए। स्टोटस में जितने भी आम फैले हुए थे वो सभी क्या हो गए अभी यू कैन से डाइजेस्ट हो गए। तो क्षुत क्षमता लघुत्वम च गात्राणाम ज्वरम आर्दवम, दोष प्रवृत्ति अष्टाहो निराम ज्वर लक्षण। तो दिस आर द 8 यू कैन लक्षण। भूख का लगना, शरीर के यू कैन से कृष्ण का हो जाना, शरीर का हल्का हो जाना, वेग कम आना, ओके, दोषों की प्रवृत्ति का नॉर्मल हो जाना, अतिसार वमन द्वारा बाहर ये देखिए काइंड ऑफ पूरी तरीके से निकल गए हैं और पूरे शरीर जो है हल्कापन आ गया है। ओके, काइंड ऑफ लघुत्व आ गया है। गात्राणाम जो था हैवीनेस था अभी वो चला गया है। ओके, डेफिनेटली ऑल आर लक्षण ऑफ निराम ज्वर और पक्को ज्वर। पच्चमानद ज्वर में जो इजीली जो आम है थोड़े थोड़े डाइजेस्ट हो रहे हैं और इजीली जो हमारा ज्वर है वो हील हो रहा है, यानी कि ठीक हो रहा है। निराम ज्वर में नॉर्मली क्या हो गया अभी जितने भी आम था वो डाइजेस्ट हो गया है। नाउ भी फुल्ली क्योर विद दिस ज्वर। ओके, कॉल एज अ निराम ज्वर। और ये देखिए आप देख सकते हो पक्को ज्वर भी इसे हम बोलते हैं। नाउ लेट्स बिगिन अवर द ज्वर चिकित्सा का मेन एस्पेक्ट कॉल एज अ चिकित्सा। तो ज्वर चिकित्सा के लिए कॉमन लोग यहाँ पे देख सकते हो। ट्रीटमेंट थिंग कॉन्टेंटिग्रेटेड इन नो ज्वर, डे स्लीप, नव ज्वर, दिवा स्वप्नम, स्नान, अभ्यंग, अन्न मैथुनम, क्रोध प्रवार्त, व्यायामान, कषायस्य विवर्जित। दिस आर द यू कैन से नव ज्वर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्टेंटिग्रेट करना है। नव ज्वर में यानी कि जो अभी मतलब अभी जस्ट रिसेंट मुझे अगर फीवर आया है, डेफिनेटली एट दिस राइट नाउ आई विल नॉट दिस थिंग्स व्हाट दे आर। आपको दिवा स्वप्न नहीं करना है, स्नान नहीं करना है, अभ्यंग नहीं करना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में आपको इंडल्ज नहीं होना है, कोई भी डाइट आपको कंज्यूम नहीं करनी है। ओके, क्रोध नहीं करना है, प्रवार्त मतलब बाहर घूमने मत जाइए, मतलब एक यू कैन से एक्सपोजर ऑफ अग्नि, एक्सपोजर ऑफ वायु की आप तीव्र एक्सपोजर ऑफ वायु हो रही है या फिर तीव्र अग्नि है बाहर यानी कि आतप के रूप में, डेफिनेटली यू यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड। ओके, और एक ऐसे कषाय डिकॉक्शन वगैरह आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नो ज्वर, दिवा स्वप्नम, स्नान, अभ्यंग, अन्न मैथुनम, क्रोध प्रवार्त, व्यायामान, कषायस्य विवर्जित। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉन्ट्राइंडिकेटेड दिस थिंग्स। ओके, तो जो फर्स्ट थिंग है हमारा पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट में ज्वर के, शुड फॉलो लंघन इन ऑल ज्वर एक्सेप्ट वात प्रिडोमिनेंट ज्वर। तो क्षय अनिल भय क्रोध काम शोकर श्रम उद्भवात।
तो क्षय की वजह से बॉडी बहुत ही लीन एंड थीन है, उसकी वजह से जो ज्वर आएगा। अनिल वात दोष की वजह से अगर कोई ज्वर आता है। भय क्रोध काम, बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा यू कैन से हार्ड वर्क करने के बाद जो जोर आता है। डेफिनेटली उद्वाद मतलब ये सभी एक्टिविटी के बाद जो जोर आता है ना, इन दिस एक्टिविटी वी विल नॉट डू अ काइंड ऑफ यू कैन से लंघना। तो क्षय अनिल भय क्रोध काम शोक श्रम उद्वाद, डेफिनेटली वी विल कॉन्ट्राइंडिकेटेड द लंघना, तो देन शुड नॉट यूज अ लंघना। तो बेनिफिट ऑफ लंघना कर्म से क्या होता है, तो लंघन में दो लंघन आता है हमारे, शमन लंघन और शोधन लंघन। शोधन लंघन मतलब पंचकर्म नॉर्मली देने के बाद भी लंघन जो होता है कॉलेज है शोधन लंघन। शमन लंघन मतलब बॉडी को हमने कोई पंचकर्म वगैरह नहीं दिया है, बट डेफिनेटली कोई तिक्त रस के जो द्रव्य हैं उनको लेकर, या फिर कोई डाइट वगैरह कंज्यूम ना करते हुए जो हम यू कैन से जो बोलते हैं ना हम फास्टिंग जो करते हैं। फास्टिंग मतलब यहाँ पे ऐसा फास्टली एक टर्मिनोलॉजी नहीं होती है, फास्टिंग में बहुत सारे हमारे वेज होते हैं। फास्टिंग अगर लंघन को हम फास्टिंग बोलेंगे तो दैट इज़ टोटली लॉन्ग। तो हाँ ऐसा हो सकता है कि लंघन में फास्टिंग ही हमारा टाइप हो सकता है, बट डेफिनेटली फास्टिंग इज़ अ लंघन और लंघन इज़ अ फास्टिंग, यू कांट से दैट लाइक ओके। तो बेनिफिट ऑफ लंघन कर्म है शमन लंघन जिन्हें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। शोधन लंघन भी अलग अलग वे से हम यूज़ करेंगे, उसके लिए अलग मेथोडोलॉजी है कि किनको करना है किनको नहीं करना है। ओके तो शमन लंघन मतलब क्या हुआ कि कोई यू कैन से औषधि द्रव्य आप ले रहे हो या फिर आप भोजन वगैरह नहीं कर रहे हो, तो जिसकी वजह से आम आपका डाइजेस्ट हो रहा है और ज्वर पच्यमान अवस्था से पक्व ज्वर की कंडीशन में जा रहा है, डेफिनेटली यू विल नॉट यूज द अ काइंड ऑफ शोधना। ओके तो ये देखिए लाइटन द बॉडी, लंघन क्या करता है, लाइटन द बॉडी, लघुता उत्पन्न करता है। इट प्रोवाइड द टाइम टू डाइजेस्ट द, इट इंक्रीजेज द नॉर्मल डाइजेस्टिव फायर, इट इनहांसेस द बॉडी स्ट्रेंथ, दैट इज बेनिफिट ऑफ अवर लंघन कर्म। टिल व्हेन परफॉर्म लंघना, अगेन ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहेगा। ओके तो अप टू टिल बल ऑफ बॉडी और शरीर नॉट डिक्रीज टू मच वी विल परफॉर्म द लंघना, अदरवाइज हम बहुत सारे यवागु वगैरह का पान करवाते हैं। ओके औषधि द्रव्य को हम पान करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, तो जब तक पेशेंट लंघन कर सकता है तब तक उसे लंघन करना है। ये हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं, ज्वर की चिकित्सा की मैं आपको वे बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लंघन किन्हें नहीं करना है, क्रोध क्षय क्रोध भय की वजह से, शोक की वजह से, श्रम की वजह से जिसको ज्वर हुआ रहेगा, वात के से जो ज्वर हुआ रहेगा, डेफिनेटली उनको लंघन नहीं करने बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी बॉडी लीन एंड थिन है। ओके और वात की वजह से जो ज्वर होता है ना उनमें हम लंघन नहीं देते क्योंकि ऑलरेडी वात काइंड ऑफ जो फैक्टर है ना जिनमें बल बहुत ज़्यादा क्षय हुआ रहता है। ओके तो टिल वेन परफॉर्म लंघन तो अप टू टिल बल ऑफ बॉडी और शरीर नॉट डिक्रीज टू मच वी विल परफॉर्म अवर लंघना। ओके तो ट्रीटमेंट इन तनुजर देखिए, जो नया फीवर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसः पाचनानि अविपक्वानाम दोषाणाम तरुण ज्वर। तो लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसः पाचनानि अविपक्वानाम दोषाणाम तरुण ज्वर, मतलब लंघन से स्टार्ट करना है, स्वेदन करना है, रेगुलरली आपको फर्मेंटेशन करना है। ओके देन यवागु का पान करना है, तिक्त रस के द्रव्य आपको पान करना है। ये आपको फॉलोड बाय लंघन, फॉलोड बाय स्वेदन, फॉलोड बाय यू कैन से, मतलब अगर लंघन करोगे ना तो लंघन पीरियड में क्या होता है काइंड ऑफ आप भोजन नहीं ले रहे हो या फिर आप यू कैन से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कर रहे हो, या फिर आप यवागु का पान कर रहे हो या फिर तिक्त रस के द्रव्य अगर आप लेते हो, तो डेफिनेटली ये सभी कर क्या रहे, दे आर डूइंग अ काइंड ऑफ काल, हमें एक टाइम पीरियड दे रहे हैं ताकि जो आम है वो ईजिली डाइजेस्ट हो चुके। ओके तो पाचनानी अविपक्वानाम दोषाणाम तरुण ज्वर, तो लंघना स्वेदन बाई इट्स ओन, ये सभी क्या होते हैं वे हैं बाई विच द आर्म इज डाइजेस्टेड। ओके यवागु प्रिपेयर्ड बाय तिक्त रस, पेया विलेपियन कषाय प्रिपेयर्ड बाय तिक्त रस, ये सभी औषधि द्रव्य कर देंगे ना, डेफिनेटली हमारे तरुण ज्वर है या फिर जो हमारा नव ज्वर है ना वो ठीक हो जाता है। तो ज्वरों में जल का प्रयोग देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ट्रीटमेंट हम बिगिन कर चुके हैं। ओके ट्रीटमेंट मीन्स अ काइंड ऑफ चिकित्सा ऑफ ज्वर, ज्वर की चिकित्सा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ज्वर में करना क्या नहीं है। मैंने आपको बताया कि स्नान, अभ्यंग, मैथुन, यू कैन से अलग अलग जगहों पे बाहर घूमना या फिर ये सभी एक्टिविटी नहीं करना है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने और एक बात बताई कि काइंड ऑफ लंघना से हम स्टार्ट करेंगे, लंघन के लोगों को नहीं करना ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके हमने ये सभी देख लिया। अभी लंघन अल्टीमेटली शोधन लंघन, शमन लंघन दो वे से रहता है। शमन लंघन में नॉर्मली मैंने आपको बताया कि काइंड ऑफ बहुत सारे फैक्टर की जैसे हम शमन लंघन करते हैं, शोधन लंघन में हम पंचकर्मा देते हैं। तो काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक कॉमन श्लोक है कि लंघन स्वेदनम कालो यवागो तिक्तको रसो पाचनानि अविपक्वानाम दोषाणाम तरुण ज्वर, मतलब खुद अपने आप जो आम होता है ना डाइजेस्ट होता है, और लंघन वगैरह देने से भी हम एक टाइम देते हैं ताकि आम डाइजेस्ट हो चुके
और इसका यही रिजल्ट होता है कि काइंड ऑफ ज्वर इजीली ट्रीट होता है। आप देख सकते हो ज्वर में जल का प्रयोग। नाउ लंगन दे रहे पेशेंट को, अगर उसको प्यास लगता है, अगर उसको थर्स्टी लगता है तो हमें उसको जल देना। तो कैसे देंगे? इन वात प्रेडोमिनेंट ज्वर, जो जल होगा ना, नॉर्मली देखिए वात कफ और वात पित्त ओरिजिन वाला जो ज्वर होगा, हॉट और लुकम वाटर जो हमारे होंगे उनको हम एडवाइस करेंगे। तो आप देख सकते हो, तो ज्वर प्रोड्यूस बाय एक्सेसिव मध्य और कंजप्शन और पित्त सोर्स, देन मेडिकेटेड कूल जल प्रिपेयर्ड बाय तिक्त रस द्रव, यू हैव टू गिव, षडंग पानी वगैरह देना है। तो ज्वर में जल का प्रयोग, पेशेंट को हमने फास्टिंग में रखा है, पेशेंट को हमने लंगन पे रखा है, लेकिन उसको प्यास लग रही है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिस्क्राइब द षडंग पानी है। और अगर वात के ओरिजिन का है, डेफिनेटली वी विल गिव द हॉट और लुकम वाटर टू दैट पर्सन। तिक्त रस इज ज्वरनाशक द्रव्य, आम पाचक द्रव्य एंड रुचि डेवलपर द्रव्य, दैट्स वाई वी हैव यूज द षडंग पानी, जिनमें आपको मुस्ता, परपट, उशीर, चंदन, उदिच्य, नागर यानी सुंठी, ये सभी क्या है? तिक्त रस के द्रव्य हैं। दैट विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ आमा और दैट विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, यू कैन से, आवर एंडोटॉक्सिन्स, ओके, एंड इट हेल्प इन ऑल्सो द पिपासा एंड इट ट्रीट द ज्वर व्याधि एज सुन एज। तो षडंग पानी से प्रिपेयर किया हुआ जो आपका जल होगा, दैट यू हैव टू गिव, अब अगर पेशेंट को जल की इच्छा होगी तो, ओके। देन शोधन लंघन देखिए बाय पंचकर बंधना, तो अलग अलग मतलब वमन किसको करना है, विरेचन किसको करना है, या फिर अनुवासन बस्ती, निरो बस्ती किसको करना है, या फिर किसको नहीं करना है, अलग अलग टाइम पीरियड है। नॉर्मली पहले जो 7 दिन है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओके। आई होप यू आर क्लियरिंग योर ऑल डाउट्स विथ मी, ओके, बिकॉज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट अगर आप बना के रखोगे तो डेफिनेटली यू कैन राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉन्टेक्टेड किया कि ये सभी फैक्टर नहीं करना है, बाद में लंघन करना है। लंघन मैंने आपको करने से बताया कि अगर प्यास लगती है तो उसको तो हमें षडंग पानी देना है, यानी कि तिक्त रस से प्रिपेयर किया हुआ जो द्रव्य होगा उसे हमें देना है। अभी हम शुद्ध लंघन पे आ रहे हैं। शुद्ध लंघन मतलब अभी आप देख सकते हो, एज पर कंडीशन ऑफ सिचुएशन ऑफ पेशेंट की अवस्था पे हमें क्या करना है? शोधन लंघन ऑप्ट करना है। अगर दोष प्रेजेंट है आमाशय रीजन में और उत्क्लेशित अगर अवस्था में है, कफ प्रधान ज्वर है, दोष उत्क्लेशित है, आमाशय रीजन में अगर है और कफ प्रधान ज्वर है, देन वी विल एडवाइज द सद्य वमन टू द पेशेंट। अगर पेशेंट को नॉर्मली आप कंडीशन सुनिए कि कब कंडीशन में हम किस वे को ऑप्ट कर रहे हैं, सद्य वमन हम कब ऑप्ट कर रहे हैं, या फिर हम यू कैन से वमन हम कब ऑप्ट कर रहे हैं। देन कफ प्रधान ज्वर है, आमाशय रीजन में दोष प्रकोपित हुए हैं और दोष जो है अल्टीमेटली क्या हुए? उत्क्लेशित हो गए अभी, देन वी विल यूज द वमन। तो वमन शुड नॉट बी डन इफ नॉट प्रेजेंट इन आमाशय रीजन और नॉट एट अ उत्क्लेशित स्टेज ऑफ दोषा इन तरुण ज्वर स्टेज। तो डेफिनेटली फर्स्ट 7 डे आपको कुछ नहीं करना है। आफ्टर दैट लंघन दे रहे हो आप, जल वगैरह दे रहे हो पेशेंट को, ओके। अगर आपको दोष अगर उत्क्लेशित अवस्था में मिलते हैं और आमाशय रीजन मिलेंगे और जो यू कैन से पेशेंट है वो भी काइंड ऑफ बलवान है, कफ प्रधान ज्वर है, डेफिनेटली यू कैन यूज अवर सद्य वमन। तो यवागु आफ्टर लंघन एंड वमन आप देख सकते हो। तो यवागु से लाभ देखिए, जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, ये वात मूत्र मल और दोषों का अनुलोमन करता है, ओके। सॉरी गाइस, तो यवागु से लाभ देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है हमारा ये यवागु। मतलब क्या हुआ? काइंड ऑफ आप अपना राइस बना रहे हो या फिर आप अपना दाल वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग सो, तो अगर उसमें मेडिसिनल ड्रग या फिर द्रव्य अगर आप डाल देते हो उसमें, दैट इज कॉल्ड यवागु। तो यवागु करता क्या है? ये आपके जठर अग्नि को प्रदीप्त करेगा, दोषों का अनुलोमन करता है, स्वेद को अधिक मात्रा में निकालता है, ओके, उत्पन्न प्यास को शांत कर देता है, शरीर में हल्कापन लाता है। तो यवागु हम कब कंज्यूम करेंगे? आप देख सकते हो, ज्वर में 7 में होती है, अर्थात ज्वर की प्रगति के अनुकूल होने के कारण ज्वर को नष्ट करती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अन्न देने के समय होने पर पहले पेय इत्यादि का प्रयोग करते हुए चिकित्सा प्रारंभ करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉर्मली मैंने आपको बताया कि प्यास लगता है तो उसको औषधि द्रव्य युक्त हमें क्या करना है? जल देना है। फर्स्ट 7 डे हमें कुछ नहीं देना उसको, बाद में 7 डे के बाद उसको हमें यवागु से स्टार्ट करना है। यवागु जो हमारा काइंड ऑफ मेडिकेटेड जो हमारा खाना होता है, ओके। बाद में हमें तर्पण वगैरह देना है पेशेंट को, कैन गिव अ तर्पण टू इंक्रीज द बॉडी स्ट्रेंथ। तर्पण मतलब शरबत, तो द्राक्षादी शरबत, द्राक्षादी तर्पण हमें पेशेंट को देना है। हर्बल ट्विक करने के लिए पेशेंट को बोलना है, क्योंकि काइंड ऑफ फीवर के कंडीशन में, ज्वर के कंडीशन में नॉर्मली होता क्या है कि पूरे जो माउथ होती है तिक्त आस्यता हो जाती है। तिक्त आस्यता मीन्स काइंड ऑफ यू कैन से कड़वा लगता है। तो डू ब्रशिंग विथ कट्टू तिक्त एंड कषाय रसात्मक द्रव्य, स्लीमीनेस एंड डिफरेंट टेस्ट इनसाइड द माउथ गेट चेंज बाय दिस हर्बल ट्यूब्स, ओके। नो कषाय रसात्मक डिकॉक्शन और तर्पण एडवाइस फॉर पेशेंट हैविंग ज्वर लेस देन 6 डे। इट फिक्सेस द आर्म्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम इट्स डाइजेशन।
दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर हम जल दे रहे हैं पेशेंट को या फिर हम नॉर्मली ऐसा हम बोल रहे हैं कि औषधि द्रव्य युक्त हम इसको क्या कर रहे हैं, द्रव्य दे रहे हैं, ठीक है, मान लिया द्रव्य, यू आर गिविंग द द्रव्य औषधि वाला द्रव्य, बट डेफिनेटली इट शुड नॉट बी अ कषाय रसात्मक, बिकॉज कषाय रसात्मक जो द्रव्य होता है ना वो आम का स्तंभन करता है, आम का डाइजेशन नहीं करता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसलिए तिक्त रस जो होता है ना बेस्ट आम पाचक द्रव्य बताया गया है, एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग द षडंग पानीय इंस्टेड ऑफ कषाय रस। तो इट फिक्सेस द आमा एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम इट्स डाइजेशन, दैट्स वाई वी आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड दिस कषाय रसात्मक। ओके, नाउ व्हाट सिरस वी कैन यूज इन ज्वर। तो आफ्टर 6 to 8 डे अभी पेशेंट के जो ज्वर है नॉर्मली धीरे धीरे ठीक हो रहा है, आम भी थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो गया, उसके लक्षण अभी हमने आपको बताया कि पच्चीमानस ज्वर है, पक्को ज्वर है, तो उसके लक्षणों देखने के बाद वी कैन यूज द सिरल्स। तो कैन गिव लघु डाइट आफ्टर 6 to 8 डे इफ ज्वर ओके अगर आप देखने को मिल रहा है कि पच्चीमानस ज्वर है अवस्था में अगर आ रहा है तो डेफिनेटली यूश है, मंड है, पानी देना है, चावल का दाल का पानी देना है, मांस रस देना है, मांस नहीं देंगे उसमें, हम चावल नहीं दे रहे हैं, ओके यूश हम नहीं दे रहे हैं, यूश मतलब नॉर्मली हम दाल नहीं देने वाले, वी आर गिविंग द पानी ऑफ दैट, वी आर गिविंग द अपर पार्ट ऑफ दैट। ओके, तो ये यूश देना है, मंड देना है, मांस रस देना है इनिशियली। ओके, बाद में अगर ये सभी एक्टिविटी से करने के बावजूद भी अगर आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा है, 6 to 8 डे चला गया है, 10 डे हो गया है, बट आपका फीवर जो है अभी भी सबसाइड नहीं हुआ, डेफिनेटली यू विल यूज द घृत। एक्सेप्ट कफदोषिक ज्वर, तो अगेन कफदोषिक ज्वर अगर रहेगा तो उस कंडीशन में आपको घृत यूज भी नहीं करना है, तो कैन यूज द घृत इन डाइट और एनी अदर पर्सन आफ्टर 10 डे। मेडिकेटेड घृत हैज अमृत लाइक इफेक्ट, इट कॉन्ट्राइंडिकेटेड ज्वर लेस देन 10 डे। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 दिन हो गया, लंघन किया या वागु लिया, ओके यू कैन से तर्पण लिया हमने, काइंड ऑफ नंबर ऑफ जो थिंग्स है सेल्स लिया, तो ये सभी एक्टिविटी किया, बट डेफिनेटली जो ज्वर है ठीक नहीं हुआ, देन आई विल यूज द घृत इन आवर यू कैन से ट्रीटमेंट बिहेवियरल एक्टिविटीज़। तो कफदोषिक ज्वर में घृत नहीं लेना है, आफ्टर 10 डे हमें स्टार्ट करना है। ओके, और नव ज्वर के कंडीशन में तो नॉर्मली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कफ स्थगित ज्वर में नॉर्मली हमें नहीं देना है। कौन कौन से घृत के कल्प हैं आई विल मेंशन इन द नेक्स्ट स्लाइड, डोंट वरी। बट विरेचन हमें कब दे सकते हैं, विरेचन इन ज्वर देखिए, इफ स्टिल ज्वर, विरेचन इन ज्वर देखिए अ काइंड ऑफ कंडीशन इफ स्टिल ज्वर इज नॉट वेल, ओके इफ स्टिल ज्वर नॉट वेल डेफिनेटली नो इफेक्ट सीन इन अदर पैटर्न ऑफ ज्वर आफ्टर 10 to 12 डे। तो just we have seen a kind of vamana when we will able to give the condition of that vamana, think it, woman we can give the patient who has the strength, has a good strength, along with that दोष will उत्क्रेथित स्टेज में रहेंगे, then we can a kind of opt for the vamana। सो नाउ विरेचन हम कम दे सकते हैं, तो अगर स्टिल ज्वर रहेगा, नो इफेक्ट सीन इन द पैटर्न ऑफ ज्वर आफ्टर 10 to 12 डे, ओके आफ्टर 10 to 12 डे हो गया है, अभी ठीक नहीं हुआ है ज्वर, ओके बहुत सारे कंडीशन हमने अप्लाई कर लिया, स्टिल आमा प्रेजेंट है, डेफिनेटली वी कैन यूज द विरेचना। तो अक्षीण बल मांसस्य शमयत विरेचन ही whose body strength अग्नि नॉट चेंजेस इवन आफ्टर द लंघना एंड ऑल कर्म, डेफिनेटली वी कैन यूज द विरेचना। तो अक्षीण विरेचन किन पेशेंट को हम दे सकते हैं, जिनकी बॉडी स्ट्रेंथ अग्नि चेंज नहीं होगी विद दिस विरेचना, डेफिनेटली दोज पेशेंट whose agni or body strength will not affect after this virechana, in that patient only we can use the virechana। okay, तो अक्षीण बल मांसस्य शमयत विरेचन ही सद्यो विरेचन शुड बी एडवाइस हियर। ओके, तो विरेचन कर्म कब देना है, यू शुड नो दैट 10 to 12 डे हो गया है, दोष यू कैन से अ काइंड ऑफ उत्क्लेशित अवस्था में थे, ओके और यू कैन से अ काइंड ऑफ आमाशय और पक्वाशय के दोनों के मिडल रीजन में थे, ओके और पेशेंट का अक्षीण बल मांसस्य ये सभी अग्नि बल कम नहीं होगा, बॉडी स्ट्रेंथ कम नहीं होगा, डेफिनेटली एट दैट टाइम वी कैन यूज द विरेचना। ओके, और सद्य विरेचना टू द पेशेंट। निर्वोबस्ती कर्म हम पेशेंट में कब स्टार्ट करेंगे, जब रोगी बलवान है, ओके आफ्टर 10 डे स्टिल आमा प्रेजेंट है और यू कैन से सबसाइड जो है ज्वर नहीं हो रहा है, ओके हुज इज नॉट कैपेबल फॉर वमन एंड विरेचना, और 10 दिन हो गए हैं ज्वर ठीक नहीं हुआ है, रोगी भी बलवान है लेकिन वमन एंड विरेचन नहीं दे सकते, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द निर्वोबस्ती, एडमिनिस्टर द मेडिकेटेड औषधि विथ मिल्क ओनली। ओके, अनुवासन कब दे सकते हैं किन पेशेंट को, ज्वर बिकम अ पुरान ज्वर, अभी पुराना ज्वर हो चुका है, ओके आम जो है काइंड ऑफ यू कैन से थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो चुका है, या फिर यू कैन से एट द एंड ऑफ इट्स डाइजेशन वो इस फेस में आ गया है, और ज्वर पुराना हो गया, 10 to 12 डे हो गया है, यू कैन से काइंड ऑफ
10 to 15 डे हो चुका है। तो कफ पित्त से क्षीण होने पर इन कॉन्स्टिपेशन पर्सन हु हैज़ यू कैन से बद्ध मल प्रवृत्ति हुज अग्नि इज वेल, डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, अनुवासन बस्ती पेशेंट को देंगे। कब कंडीशन में, कफ पित्त के क्षीण होने पर, कॉन्स्टिपेशन पर्सन है, बद्ध मल प्रवृत्ति का है, ओके, और हुज अग्नि इज वेल, डेफिनेटली एट दैट टाइम वी विल यूज द अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती कभी भी हम नहीं दे सकते पेशेंट को। निरू बस्ती जैसे मैंने आपको बताया कि 10 डे हो गया है, आम का डाइजेशन नहीं हुआ अभी भी, और रोगी को हम वमन विरेचन नहीं दे सकते, देन वी यूज द निरू बस्ती अलॉन्ग विद दैट मिल्क। अनुवासन बस्ती पेशेंट को हम दे सकते हैं, अभी पुराना ज्वर हो चुका है, कब देंगे, कॉन्स्टिपेशन पर्सन बोल रहा है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर बद्ध मल की प्रवृत्ति है, हुज अग्नि इज वेल, ओके, हुज अग्नि इज वेल, डेफिनेटली वी कैन यूज द अनुवासन बस्ती इन दैट ज्वर। शिरोविरेचन इन ज्वर देखिए, जीर्ण ज्वर फेश है, ओके, यानी कि पुराना ज्वर हो चुका है, पेशेंट ऑलरेडी थोड़ा सा फील कर रहा है, ज्वर के सिम्टम्स से फील कर रहा है। इफ पेशेंट फील द गौरवता एंड पेन इन हेड, डेफिनेटली दे कैन यूज द शिरोविरेचना। तो गौरवे शिरसा शूला, फॉर दिस वी हैव टू यूज द शिरोविरेचना इन ज्वर, ओके। अभ्यंग प्रदेहस्य स्नेह अवगाहनम, इन सौम्य ज्वर यू हैव टू यूज द अगुरवादी तैल, इन आग्नेय ज्वर यू हैव टू यूज द चंदन आदि तैल, ओके। तो अगुरवादी तैल एंड चंदन आदि तैल यू हैव टू यूज द रेस्पेक्टिव टाइप ऑफ, और यू कैन से काइंड ऑफ सौम्य एंड आग्नेय ज्वर। सौम्य ज्वर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वात कफ प्रधान दोषों से क्या होता है, काइंड ऑफ सौम्य ज्वर होता है। तो अगुरवादी तैल हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि अगुरवादी तैल क्या है, ये उष्ण प्रधान वीर्यात्मक जो हमारे रस होते हैं ना, जो औषध द्रव्य है, उनके थ्रू बना हुआ रहता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द अगुरवादी तैल इन द सौम्य ज्वर। इन आग्नेय ज्वर वी हैव टू यूज द चंदन आदि तैल। तो अभ्यंग प्रदेहस्य स्नेह अवगाहनम, तो अभ्यंग ज्वर दैट वी हैव टू रिमेंबर कि कौन से प्रधान दोष है, एट दैट कंडीशन यू हैव टू यूज द दिस टाइप्स ऑफ द तैल, ओके। तो धूपन एंड अंजन देखिए, इन आगंतुक ज्वर नॉर्मली आपको जो धूपन है या फिर जो अंजन है ना, ये आपको यूज़ करना है। धूपन मतलब क्या हुआ कि हर्बल जो ड्रग्स है आपको उसको जलाना है, जलाने के बाद यू कैन से काइंड ऑफ उसके जो स्मोक है ना, आपको उसको क्या करना है, इनहेल करना है। तो इनहेलेशन ऑफ स्मोक यू कैन से अराइज बाय आफ्टर बर्निंग द मेडिकेटेड द्रव्य और मेडिकेटेड यू कैन से द्रव्यास, देन जो स्मोक है ना, व्हेन वी इनहेल दैट स्मोक, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड धूपन प्रक्रिया। तो धूपन प्रक्रिया आगंतुक ज्वर के कंडीशन हमें करना है, जहाँ पे काम क्रोध क्षय ये सभी कंडीशन की जैसे जो ज्वर हुआ रहता है, ओके, एट दैट कंडीशन वी यूज द धूपन कर्म। तो आहार द्रव्य जरूर देखिए, ओल्ड अनाज वगैरह आपको लेना है, लालाशाली है, ओके, रक्तशाली, मुद्गयूष, ग्राम, कुलत्त वगैरह आप ले सकते हो। ज्वर नाशक ये देखिए, खट्टाई वगैरह भी रहते हैं, प्रिपेयर्ड बाय भावना, डन बाय पिपलियन शुंठी। ये देखिए कौन कौन से शाक वर्गीय आप द्रव्य ले सकते हो, पटोल पत्र, कारवेलक है, ओके, दीस आर द यू कैन से पटोल पत्र मतलब जो हमारे यू कैन से परवल वगैरह रहते हैं, कारवेलक, करेला वगैरह जो रहते हैं, दीस आर द शाक वर्गीय द्रव्य इन ज्वर। ट्रीटमेंट इन विषम ज्वर देखिए, विषम ज्वर मतलब जो भी मैंने आपको मलेरिया फीवर बताया था, काइंड ऑफ जहाँ पे 5 टाइप होते हैं, संतत, सतत, अन्य, दुष्यक, तृतीयक, चतुर्थक ज्वर, ओके। तो यूज डिकॉक्शन प्रिपेयर बाय डिफरेंट औषध द्रव्य, सेपरेट काढ़ा फॉर सेपरेट टाइप ऑफ विषम ज्वर। आप देख सकते हो ये अलग अलग जो मैंने अंडरलाइन किया ना विथ अलग अलग कलर्स, ये क्या है, ग्रुप ऑफ हर्बल ड्रग है, और ये ग्रुप ऑफ हर्बल ड्रग से आपको क्या करना है, काढ़ा प्रिपेयर करना है। तो कलिंग, पटोला पत्र से कटुक, रोहिणी, ये 3 द्रव्य से आप देख सकते हो, इंद्रजव, पटोला के पत्र और कुटकी, ये 3 द्रव्य को आपको कलेक्ट करना है, और इनसे आपको काढ़ा प्रिपेयर करना है फॉर द संतत, ओके। पटोला, सारिवा, मुस्तम, पाठा, कटु, रोहिणी, ये आपको अगेन ये मतलब ये कैसे काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, जिसको आपको क्या करना है, काढ़ा प्रिपेयर करना है फॉर यू कैन से फॉर अ पर्टिकुलर विषम ज्वर, ओके। नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया, कलिंग, पटोला पत्र से कटु, रोहिणी, ये हम संतत के लिए यूज़ करेंगे, सॉरी सतत के लिए यूज़ करेंगे। संतत के लिए हम क्या यूज़ करने वाले, काइंड ऑफ पटोल, सारिवा वगैरह यूज़ करेंगे, ओके। निम्न, पटोल, त्रिफला, मृदुका, मुस्ता, वस्तक, ये हम कम यूज़ करेंगे, काइंड ऑफ अन्य दूषक जो ज्वर होगा ना तब हम यूज़ करेंगे। किरात, तिक्तम, अमृता, चंदनम, विश्व विषदम, इससे प्रिपेयर जो हमारा औषधि द्रव्य होगा या फिर जो काढ़ा होगा वो हम तृतीयक ज्वर में यूज़ लेने वाले हैं। और गुड़ची, आम्लकम, मुस्ता, गुड़ची, आम्लकम, मुस्ता, इससे प्रिपेयर जो हमारा पर्टिकुलर जो काढ़ा होगा ना, वी विल यूज़ फॉर द चतुर्थक ज्वर। तो दिस आर द यू कैन से ट्रीटमेंट फॉर विषम ज्वर, जहाँ पे हमने अलग अलग ये जो द्रव्य आपको जो दिख रहे हैं ना, इनसे प्रिपेयर आपको क्या करना है, काढ़ा या फिर कषाय आपको क्या करना है, यूज़ करना है। तो कलिंग, पटोला पत्र से कटु, रोहिणी, पटोला, सारिवा, मुस्तम, पाठा, कटु, रोहिणी। तो कलिंग, पटोला पत्र से कटु, रोहिणी फॉर द सतत और संतत,
पटोला सारिवा मुस्त पाटा करोड़ोनी फल सतत, निम्ब पटोला त्रिफला मृदुका मुस्ता वस्सक, ये जो हर्बल ड्रग है इनके प्रिपेयर जो हमारा काढ़ा होगा फॉर द अन्य दूषक, किरात तिक्तम अमृता चंदनम विश्व विजितम फॉर आवर तीर्थक ज्वर, और गुड़ुची आम्लकम मुस्ता फॉर आवर चतुर्थक ज्वर। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। आप देख सकते हो ये 5 कषाय आधे आधे श्लोक में जो फिनिश हुए हैं इनका आपको क्रमशः संतत सतत अन्य दूषक तीर्थक और चतुर्थक युग में क्या करना है, आपको यूज़ करना है। ओके, इच कॉम्बिनेशन फॉर इच टाइप ऑफ विषम ज्वर, फर्स्ट वन इज फॉर संतत, सेकेंड वन इज फॉर सतत, थर्ड वन इज फॉर अन्य दूषक, फोर्थ फॉर तीर्थक एंड फिफ्थ वन इज चतुर्थक ज्वर। ओके, ज्वरनाशक के कषाय देखिए, वत्सक आदि क्वाथ है, मधुकादि शीत कषाय है, जात्यादि क्वाथ है, त्रिफलादि क्वाथ है, बृहति आदि क्वाथ है, शट्यादि वर्ग क्वाथ है। दिस आर द ज्वरनाशक कषाय और यू कैन से क्वाथ। तो वत्सक आदि क्वाथ, मधुकादि शीत कषाय, जात्यादि क्वाथ, त्रिफलादि क्वाथ, बृहति आदि क्वाथ, शट्यादि वर्ग क्वाथ। तो एनी वन ऑफ दिस यू कैन यूज़ इन आवर ज्वर कंडीशन। ओके, ये हमारे ज्वरनाशक कषाय है। जब ज्वर पुराना हो जाएगा और ज्वर के लक्षण पच्यमानक या फिर पक्व अवस्था में आ जाएगा, डेफिनेटली यू कैन यूज़ द कषाय ऑफ वॉट एवर आई हैव मेंशन्ड हियर। ओके, तो ज्वर विच रिड्यूसेस विथ लघु अन्नपान, कषाय पान, लंघन बट कॉसेज द कुष्ण, ये देखिए ये कहते हैं क्षीणता इन द बॉडी। ओके, क्षीणता मतलब इलनेस। देन फर्दर ट्रीटमेंट शुड बी डन विद द घृत। तो मिक्स मेडिकेटेड घृत यू कैन यूज। अभी देखते हो पिपली आदि घृत है, वासादि घृत है, बलादि घृत है। तो जहाँ पे लंघन वगैरह हम यूज़ करें, लंघन ले रहे हैं, कषाय ले रहे हैं, पेशेंट ठीक भी हो रहा है बट डेफिनेटली पेशेंट की जो बल है कम हो रही है, तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ द मेडिकेटेड घृत। और एक कंडीशन है जहाँ पे काइंड ऑफ अभी ज्वर बहुत पुराना हो गया है। ओके, थोड़ा थोड़ा अभी भी ज्वर के लक्षण हैं लेकिन ज्वर पुराना हो गया है, एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज़ द दिस घृत कल्पना और मेडिकेटेड घृत। ओके, पिपलादि घृत है, वासादि घृत है और बलादि घृत है, वी कैन यूज़ इन आवर ज्वर। तो जिन रुक्ष मनुष्यों का ज्वर वमन लंघन डाइट द्वारा शांत ना हो और अभी भी ठीक नहीं हुआ है, देन औषधि से सिद्ध घृत से आपको क्या करना है, शांत करना चाहिए। तो पुराने जो ज्वर होते हैं ना, मतलब बहुत ही दिनों से ज्वर है और ठीक नहीं हो रहा है, तो नॉर्मली उस कंडीशन पे वी हैव टू यूज़ द दिस यू कैन से मेडिकेटेड प्रिपेयर घृत। ओके, वासादि घृत है, पिपली आदि घृत है, बलादि घृत है। ओके, तो जिन व्यक्तियों का ज्वर या जिनमें शमन औषधि प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो संशोधन चिकित्सक आपको उन्हें करना चाहिए। कैसे संशोधन करना चाहिए वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया किन किन व्यक्तियों को करना है। पेशेंट हैविंग कफ हेडेक अलॉन्ग विद द ज्वर, देन यू विल यूज़ फॉर द पंचमूल सिद्धिक क्षीरपाक। ओके, आपको यूज़ करना है पंचमूल साधित जो आपका क्षीरपाक है ना, लघु पंचमूल नॉर्मली, तो उनसे जो पंचमूल जो साधित क्षीरपाक होगा ना, कफ है हेडेक है ज्वर के साथ साथ, तो आपको यूज़ करना है। एरंड मूल आदि क्षीरपाक आपको पेशेंट हैविंग फिशर इन एनो अलॉन्ग विद ज्वर, देन आपको एरंड मूल आदि क्षीरपाक यूज़ करना है। ओके, यूज त्रिकंठादि क्षीरपाक when patient having problem with urination shot along with ज्वर। ओके, यूज नागरादि क्षीरपाक when patient having very thirstiness along with ज्वर। ओके, और इन द ज्वर। ओके, ट्रीटमेंट विद मिल्क में देखिए, ट्रीटमेंट विथ मिल्क डेफिनेटली ड्रिंक बॉइल्ड मिल्क विच बॉयल इन 4 times वाटर। ओके, ऑफ दैट मिल्क। अभ्यंग इन ज्वर, रूल आउट फॉर फर्स्ट ज्वर इज शीतजन्य और उष्णजन्य एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल एडवाइज द अभ्यंग कि वेदर अगरुवादी तेल देना है कि चंदन आदि तेल देना है। अगर उष्णजन्य रहेगा, उष्णजन्य और हैविंग दाह, देन यू विल यूज़ द शीतता वाला गुणात्मक वाला तेल कॉल एज द चंदन आदि तेल। अगर शीतजन्य है देन यू विल यूज़ द शीत उपचार ट्रीटमेंट हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन कॉल एज द अगरुवादी तेल। ओके, ये देखिए शीत उपचार ट्रीटमेंट मतलब शीतजन्य ज्वर है, मतलब वात और कफ की वजह से हुआ है, जिन्हें हम सौम्य ज्वर बोलेंगे, तो उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उनकी ट्रीटमेंट यही होगी कि अगरुवादी तेल देना है, क्योंकि थोड़े से क्या होते हैं यू कैन से उष्ण वीरात्मक हमारे क्या है ये तेल। ओके, लंघन कॉन्टेंटेड इन वातजन्य ज्वर, श्रमजन्य ज्वर, जीर्ण ज्वर और क्षतज ज्वर। ओके, वाई अग्निमान इन ज्वर इज हैविंग, तो विशेष दोष विशेष द जठर अग्नि एंड विच प्लेसेस इन रस धातु एंड बिकम द सर्वदेह अग्नि बाय व्यान वायु, एंड दैट्स वाई अग्नि मानदेय हमें ज्वर कंडीशन में देखने को मिलता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड वेल मैनर ऑफ द संप्राप्ति ऑफ द ज्वर, डेफिनेटली you will not having this confusion like the why अग्नि मानदेय इन ज्वर। ओके, बिकॉज अग्नि मानदेय बिकॉज ऑफ जो एलिवेशन हो रहा है टेम्परेचर का, बॉडी का जो एलिवेशन हो रहा है, ओके, बॉडी टेम्परेचर का जो एलिवेशन हो रहा है बॉडी में, डेफिनेटली किस चीज़ से हो रहा है, ये जो जठर अग्नि है ये पूरे शरीर में फैल गया है। ओके, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है टेम्परेचर का। व्हेन ज्वर बिकम निराम ज्वर, सामदोष और आराम इजिली डाइजेस्ट विद इन 7 days एंड इफ पर्सन ओबे द प्रॉपर लंघन इजिली निराम ज्वर कंडीशन अचीव हो जाती है। ओके,
दोषिक ज्वर ट्रीटमेंट देखिए, वात ज्वर के कंडीशन में आपको स्नेह विथ लो ऑयल यूज वात ज्वर नाशक क्वाथ, मांस रस आप ले सकते हो, अनुवासन बस्ती आपको लेना है। देन पांचन कर्म देखिए, पंचकर्म ओनली आफ्टर रीचिंग ऑफ दोषा फ्रॉम द बॉडी टू कोष्ठा यू हैव टू यूज द यू कैन से अनुवासन बस्ती और शोधन कर्म। तो वात ज्वर की कंडीशन हम देख रहे हैं, स्नेह विथ लो ऑयल, ओके, वात ज्वर नाशक क्वाथ आपको लेना है, क्योंकि ऑयल अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आम बना हुआ है, और अगर आप ऑयल लोगे ना डेफिनेटली वहाँ पे आम का क्या करेगा, स्तंभन करता है। ओके, कफत ज्वर में नॉर्मली हमें क्या करना है, यहाँ पे विद इन 7 डे ऑल्सो साम दोषा इज नॉट डाइजेस्टेड, नॉर्मली कफत ज्वर में देखने को मिलता है। शरीर अग्नि की उष्णता से रहित होता है। नो यूज ऑफ घृतपान, अभ्यंग, मिल्क और अनुवासन बस्ती, लंघन इज द ओनली वे ऑफ दैट कफत ज्वर। ओके, तो ये देखिए लास्ट फेस हम आ गए हैं, वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणेन उत्क्षेत्रस्य व कफस्थानान अनुपूर्वया व सन्निपातम ज्वरजय। तो द्वंद्वजन सन्निपातन में क्षीण दोषों को इंक्रीज करना चाहिए, अनिकृत दोषों को डिक्रीज करना चाहिए। ये हमारे नॉर्मली यू कैन से मेथोडोलॉजी है सामान्य विषय सिद्धांत की। इन सन्निपातक कंडीशन स्टार्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम वेयर इट यू कैन से इट हैड बिगन। ओके, तो वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणेन उत्क्षेत्रस्य व कफस्थानान पूर्वाम सन्निपातम ज्वर। ओके, मतलब जहाँ अनुपूर्वा मतलब अकाउंट ऑफ जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से सन्निपातक स्टेट में आपको करना है, अकाउंट ऑफ सन्निपातक स्टेट की जो ज्वर है ना उनको ठीक करना है। नॉर्मली सन्निपातक कंडीशन में मैंने आपको बताया कि तीनों दोष बढ़े हुए रहते हैं, तो तीनों दोष बढ़े हुए हैं, जो दोष बढ़ा हुआ है वो दोष को पहले ठीक करिए, बाद में लेते हैं, ठीक है, उसको हमने कर लिया। लेकिन अभी तीनों दोषों का जो बढ़ा हुआ जो मैनर है वो सेम है। देन जिस दोष के पहले के जैसे मतलब जो दोष पहला बढ़ा हुआ रहेगा या फिर कैसे पहले विचलित हुआ रहेगा, वहाँ से आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है सन्निपातिक कंडीशन में। ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सन्निपातिक ज्वर देखिए, कर्णमूल शोध वगैरह आपको देखने को मिलेगा, रक्त मोक्षण वगैरह आपको करना है, घृतपान वगैरह लेना है, ये सभी कॉम्प्लिकेशन है हमारे ज्वर के कंडीशन में आते हैं। धातुगत ज्वर के कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए रस धातुगत ज्वर में आपको वमन देना है, रक्त धातुगत ज्वर में आपको स्नान संशमन औषधि वगैरह देना है, मांस धातुगत और मेदोगत के ज्वर में आपको विरेचन और उपवास रखना है पेशेंट को, अस्थि और मज्जागत ज्वर में निरु और अनुवासन बस्ती देना है, शुक्र घातक ज्वर जो होता है नॉर्मली ये असाध्य आचार्यों ने बताया है, एंड दैट्स वाई कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कोई भी औषधि द्रव्य को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। रस धातुगत ज्वर में वमन देना है, रक्त धातुगत ज्वर में स्नान संशमन औषधि वगैरह देना है, मांस और मेदोगत जो ज्वर होंगे यू हैव टू यूज़ द विरेचन एंड उपवास देयर, अस्थि एंड मज्जागत ज्वर में कंडीशन में निरूह अनुवासन बस्ती ये आपको देना है। ओके, आगंतुक ज्वर की जो ट्रीटमेंट है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे हमें धूमपान वगैरह करना है। इन अभिघात ज्वर ये देखिए, और ये से आगंतुक ज्वर के कंडीशन में अभिघात मतलब जो ट्रॉमा के जैसे कोई या फिर इंजरी वगैरह से वजह से जो कोई फीवर हुआ रहेगा तो घृतपान अभ्यंग रक्त मोक्षण वगैरह देना है। वाई विल बी प्रॉपर बाय यूजिंग दिस ऑल स्थानिक द्रव्य। ओके, इन अभिशंगादि ज्वर यू हैव टू अवॉइड द क्रोध, इन शापज और अभिचारज यू हैव टू यूज द दैव व्यापश्रय जहाँ पे आप हवन वगैरह कराते हो। ओके, ज्वर मुक्ति के पूर्व रूप देखिए, विगतम क्लम संतापम अव्यथम विमल इंद्रियम। विगतम मतलब ज्वर चले जाएगा तो कौन कौन सा लक्षण आएंगे, विगतम क्लम यानी कि हैवीनेस और ये कैसे लेथार्जिसिटी ऑफ बॉडी ये कम हो जाएगी, संताप कम हो जाएगा, अव्यथा ये कम हो जाएगा। ओके, मल जो इंद्रियां रहेंगी प्रॉपर फंक्शन करने लगेंगी, तो ये सभी लक्षण अगर रहेंगे तो डेफिनेटली वी विल से कि ज्वर चला गया है। तो विगतम क्लम संतापम अव्यथम विमल इंद्रियम युगतम प्रकृति सत्वेन विद्यात पुरुषम अज्वरम। तो फिर ज्वर छूट जाने पर मनुष्य क्लम और संताप से रहित हो जाता है, शरीर और मन में कोई भी पेन वेदना वगैरह नहीं रहती है, इंद्रियां प्रॉपर तरीके से अपना कार्य करती हैं। ओके, और फर्दर ज्वर नहीं आएगा। युक्तम प्रकृति सत्वेन विद्यातम पुरुषम अज्वरम, ऐसे व्यक्तियों को काइंड ऑफ यू से अज्वर वाला मानना चाहिए और यू से बोलना चाहिए। तो विगतम क्लम संतापम अव्यथम विमल इंद्रियम युगतम प्रकृति सत्वेन, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, सत्वान हो जाएगा। ओके, सत्वान मतलब काइंड ऑफ जो तम और जो दोष, तम और रजो जो दोष है हमारे मानसिक लेवल पे वो भी सबसाइड जाएंगे। तो विगतम क्लम संतापम अव्यथम विमल इंद्रियम युगतम प्रकृति सत्वेन विद्यातम पुरुषम अज्वरम। ओके, मे भी पुनः अगर ज्वर अगर दोबारा अगर आता है तो इसीलिए आपको काइंड ऑफ एक्टिविटी नहीं करनी है, मैथुन कर्म नहीं करना है, लॉन्ग राइड नहीं करना है, आतप सेवन नहीं करना है। ओके, डोंट कंज्यूम टू मच फूड आफ्टर योर सबसाइडिंग ऑफ योर फीवर। ओके, अदरवाइज पुनरावर्तक ज्वर भी हो सकता है। ओके, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड वी कंप्लीटेड दिस ट्रीटमेंट पॉइंट और ट्रीटमेंट एस्पेक्ट ऑफ द ज्वर। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है रिगार्डिंग विद द होल दिस ज्वर चिकित्सा अध्याय,
यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा, आपने पूरे मैनर वाइज और यू कैन से जो भी मैंने आपको वे बताया है, अगर आप वो वे से भी अगर चार्ट वाइज बनाओगे, अगर आप पढ़ने जाओगे, अगर टेक्स्ट बुक में पढ़ने जाओगे, डेफिनेटली वहाँ पे मोर देन 300 श्लोक से, और यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग। एंड दैट्स वाई व्हाट आई एम टेलिंग टू यू, यू फॉलो दैट, डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। अगर एक भी क्वेश्चन अगर ज्वर चिकित्सा अध्याय से आता है, और अगर आपने ये अगर वीडियो वॉच किया होगा, केयरफुली अगर वॉच किया होगा, तो आपको उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है फुल मार्क्स लेने से, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के फुल मार्क्स लेने से आपको कोई भी उसको छीन नहीं सकता है। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड जो भी कुछ चीज़ें हैं, ट्रिक वगैरह के पीछे नहीं जाना है आपको, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, आपको मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, क्लियर योर कॉन्सेप्ट वेल, यू विल गेट इजीली योर मार्क्स वेल इन योर एग्जाम। ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर अवर ज्वर चिकित्सा अध्याय।